जब अंजलि को लगा कि लकी उसकी बात नहीं मानने वाला था, तो उसने डिंपल की आखिरी चिट्ठी का दांव खेल दिया। लकी, जिसके ऊपर अभी तक अंजलि की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, चिट्ठी का नाम सुनते ही वो रुक गया और अंजलि के साथ आने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वो सब लोग पार्टी के लिए एक शिप पर पहुंच चुके थे और वहां पर अनुराग के आने की खबरें भी सुनाई दे रही थी। हर लड़की चाह रही थी कि अनुराग उसे पसंद कर ले और अंजलि भी इसी लाइन में थी। अरे चलो ना अंजलि, ये सब मजाक छोड़ो, उधर देखो पार्टी शुरू होने वाली है और शूटिंग वाला कैमरा भी उधर लेकर तैयार है। सुष्मिता ने अंजलि को फिर से अपने साथ ले जाने के लिए आगे आ गई, लेकिन अंजलि अभी भी वहीं पर रुकी हुई थी। उसकी आंखों में देखे जा रही थी। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन सुष्मिता सुष्मिता एक पल के लिए खामोश हो गई थी और वो फिर से वहीं खड़ी खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। जब वो समझ गई कि अंजलि अपनी जगह से जवाब सुने बिना हिलने वाली नहीं थी, तो उसने कहा, देखो अंजलि, मैं तुम्हें जो सच है ना वो बता रही हूँ, लेकिन इसे सुनकर तुम प्लीज गुस्सा मत होना। तुम देख सकती हो ना कि यहाँ पर पार्टी ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और जहां तक बात अनुराग की है, वो उसके लिए एक बार नाम कई चीजें हैं यार। मैं क्या बोलूं तुम्हें, वो लड़कियों की अंबार लगा सकता है, और हमारे से ना बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें भाव देगा। सुष्मिता ने अपनी बात खत्म की और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि उसका जवाब सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसे समझ आ गया था कि एक बड़े परिवार में जाने के जो वो सपने देख रही थी, वो सिर्फ कोरे सपने ही थे और उसमें सच जैसा कुछ नहीं था। इसलिए उसने उस रास्ते को छोड़ा और फिर पार्टी में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने लगी। लकी, तुम इधर क्या कर रहे हो यार? चलो ना, पार्टी शुरू हो रही है, चलो इधर आओ, अंजलि ने लकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, जो दूर खड़ा होकर उन्हें देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद अंजलि और लकी स्टेज के पास आकर खड़े हो गए। कैमरा वाला लड़का उनके आसपास चक्कर लगाकर निकल चुका था। तभी अचानक से उसे जोरदार आवाज आई और सब लोग पीछे की तरफ देखने लगे। बाकी लोगों की तरह ही अंजलि ने भी पीछे घूमकर देखा तो पाया बहुत सारे नौजवान एक आदमी के साथ स्टेज की तरफ बढ़े जा रहे थे। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अनुराग ही था। वो आज पहले से थोड़ा सा पतला नजर आ रहा था और आज उसके साथ में अलीशा भी नजर नहीं थी। पिछली बार जब लकी के भाई निशांत ने अलीशा को पकड़ लिया था, तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसके पेट में विराट का बच्चा है और विराट अनुराग से कई गुना ज्यादा अमीर है। ये बात साफ थी कि उसने अनुराग को धोखा दिया था। इसलिए अनुराग ने भी अलीशा को छोड़ दिया, पर उसकी समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई। अब वो सब लोगों के बीच में मजाक का एक पात्र बनकर रह गया था, लेकिन कोई भी इस तरह की बात अनुराग के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जैसे ही अनुराग वहां दाखिल हुआ, सारी लड़कियों की नजर उसके ऊपर जाकर टिक गई। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जिस तरह से वो अनुराग को देखे जा रही थी, उसी तरह से अनुराग भी उन्हें देख ले। जिस आदमी ने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, अनुराग उसके साथ में था और उसने भी इसके लिए अपना शिप दिया था। लड़कियों के बीच में अनुराग ऐसे निकल रहा था जैसे उनके होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो किसी की तरफ देख तक नहीं रहा था और सीधा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अंजलि, देखा तुमने, अनुराग को ना किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में हम जैसों का चांस तो यार आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, सुष्मिता ने अंजलि के कानों में कहा, और वो लोग जंग हार चुके थे। अब ठीक 8 बजे पूरी पार्टी का लाइव शुरू हो चुका था। 2 होस्ट थे जो पूरी पार्टी को संभाल रहे थे और उनकी नजर से कैमरा चल रहा था। सब कुछ अच्छा हो रहा था और पार्टी में काफी रौनक नजर आ रही थी। हर सेलिब्रिटी को उसकी नंबर के हिसाब से ऊपर स्टेज पर बुलाया जा रहा था, और अब मैं जिस इंसान को ऊपर स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, उसका नाम है अंजलि। ये हमारी नई ऑनलाइन स्टार है। कल रात को इनके लाइव पर ना 40,000 से ज्यादा लोग जुट गए थे। सच में अगर आप लोगों ने कल अंजलि का लाइव देखा हो तो आप इनके फैन हो गए होंगे। सच में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया और बहुत ही सुंदर मैसेज भी दिया। प्लीज वेलकम अंजलि ऑन स्टेज, होस्ट ने अंजलि को स्टेज पर बुलाते हुए कहा। अंजलि लकी के साथ खुशी खुशी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अच्छा, तो अंजलि, क्या तुम बता सकती हो कि तुमने कल लाइव के लिए ऐसा कंटेंट क्यों चुना था? तो बात ऐसी है ना कि कल मैं अपने रिलेटिव के घर पर चिल करने गई थी। वहां पर मैंने उनके मुंह से इसके बारे में सुना। जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो मेरा दिल ही अटक गया, हिल गया पूरा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे मैं इनकी मदद कर सकूं। मैं जितना हो सकता था ना, उतनी इनकी मदद करना चाहती थी। मुझे मालूम था कि अगर मैंने ठीक से इनकी मदद की ना, तो मुझे बल्कि मेरे फॉलोअर्स के दिल को बहुत सुकून मिलेगा। क्या बात है, आपने तो कल मेरे दिल को भी सुकून पहुंचा दिया अंजलि। इसलिए कल इतने सारे लोग उस लाइव में जुड़ गए थे। चलो अब थोड़ी बात उस इंसान पर भी कर ली जाए जिसकी अंजलि ने मदद की थी। तो बताओ भाई, कल रात में ठीक से नींद आई या नहीं आई? अंजलि जी ने आपकी इतनी मदद जो की,
अब कैसा लग रहा है आपको उनसे मदद लेने के बाद? होस्ट ने अपना सवाल खत्म किया और फिर माइक लकी की दिशा में आगे बढ़ा दिया। लेकिन लकी को लग रहा था कि उनके पास इस सवाल के जवाब में कहने को कुछ नहीं था। कल जो कुछ हुआ वो सब दिखावा था, धोखा था, और लकी उस धोखे के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। अरे कोई बात नहीं यार, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा सिंपल सा लाइव ही तो है। हम सब तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ हाँ बोलो लकी, अंजलि ने धीरे से लकी से कहा और फिर से उसे प्यार से देखने लगी। लकी उसकी हंसी के पीछे का असली रूप अच्छे से जानता था, इसलिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। लेकिन जब वो ऐसी जगह पर आकर फंस गया जहां पर कहना उसके लिए जरूरी हो गया था, तो उसने अपना गला साफ किया और फिर लोगों की तरफ देखते हुए बोला, ये काफी अच्छी है और इन्होंने मेरी मदद की, मुझे इनसे मदद लेकर बहुत अच्छा लगा। लकी को डिंपल की उस चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। उसके लिए वो ये भी कहने के लिए राजी हो गया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि आपकी इस बात पर लोग क्या कहने वाले हैं। होस्ट ने इतना बार कहा और फिर स्टेज के एक कोने में लगी एक बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। यहाँ पर ढेर सारे लोग कमेंट्स और वीडियो कर रहे थे, जो कि ये बताने आए थे कि अंजलि के इस काम से वो कितने खुश थे। वो अंजलि को और उस आदमी को धन्यवाद दिए जा रहे थे। सब लोगों के कमेंट पॉजिटिव ही थे और उनमें से किसी ने अंजलि के लिए कुछ नेगेटिव नहीं कहा था। इससे गुस्सा क्यों आ रहा है? अनुराग जो कि स्टेज के नीचे बैठा हुआ था, उसने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अंजलि को लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो उल्टा काफी खुश है। वैसे तो ये बहुत छोटी सी एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है, लेकिन कल इसने एक बहुत अच्छा लाइव किया। ये जो गरीब लड़का स्टेज पर खड़ा है ना, कल अंजलि ने इसे हाथों से खाना दिया और बस तो ये तब फेमस हो गई है बस अब। उस आदमी ने अनुराग की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या बात है, कितनी सुंदर लड़की है, कितना सुंदर काम किया है इसने। अनुराग उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गया। हाँ लेकिन जो वो लड़का है ना, वो असली में गरीब नहीं है। उस लड़के को अंजलि ने ही अपने लाइफ में प्लांट किया था। कल रात उसने उसके लिए खाना भी बनाया, फिर उसे पैसे दिए, कपड़ा दिया और फिर नहाने के लिए उसे लेकर चली गई। लेकिन ये सब पहले से प्लांट था और अंजलि ने ये सब करने का बस नाटक किया। उस आदमी ने अनुराग को सच बताते हुए कहा जो कल के बारे में उसे मालूम था। अच्छा तो ये आदमी इसका क्या लगता है? अनुराग को अब इस कहानी में मजा आ रहा था। हो सकता है कि अंजलि इस आदमी को पैसे देकर लाई हो या फिर ये उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। इसका असली सच क्या है ये तो लड़की और ये आदमी जानते होंगे, लेकिन एक बात है, इस आदमी ने पैसे के लिए इज्जत बेच दी है यार। इससे अपने लिए कोई काम ढूंढना चाहिए, लेकिन उल्टा ये तो यहाँ पर बैठकर लाइव आकर लोगों से और अंजलि से भीख मांग रहा है। ये आदमी गरीब होने का नाटक कर रहा है, लेकिन ठीक है करने दो। अगर ये नाटक कर रहा है तो इसके नाटक से हमें भी तो पैसा मिल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को पैसे से कोई प्यार है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि उल्टा इस लड़की की मदद कर रहा है। हालांकि ये करना तो नहीं चाहता है, लेकिन शायद इसकी कोई मजबूरी है। अनुराग ने अंजलि और लकी को स्टेज पर खड़ा देखा तो उसके मन में यह ख्याल सबसे पहले आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो वो सोच रहा था वो सही भी था या नहीं। उसे देखकर सब कुछ मालूम नहीं हो पा रहा था। चलो ठीक है, एक बार इन्हें नीचे आने दो, उसके बाद ना इनको मेरे पास लेकर आना, मैं कुछ बात करना चाहता हूं इनसे, अनुराग ने उस आदमी से कहा। वो आदमी भी अनुराग की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। इधर जैसे ही अंजलि और लकी स्टेज से नीचे उतरे तो एक आदमी उनके पास आते हुए बोला कि अनुराग ने उन दोनों को मिलने बुलाया है। अंजलि के मन में घबराहट होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अनुराग को उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया, लेकिन दूसरे ही पल उसे ऐसा भी लग रहा था कि इतने सारे लोगों को जब उसका परफॉर्मेंस पसंद आया तो फिर अनुराग को क्यों नहीं आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग उसे पसंद करने लगा था। अंजलि का मन उसके साथ खेलने का कर रहा था, लेकिन वो कंफ्यूज हो गई। लेकिन एक बात थी जो उसे खटक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस लकी के साथ उसे क्यों बुलाया था। इन्हीं सब सवालों के साथ अंजलि अनुराग के पास आ गई। अनुराग सर, आपने मुझे बुलाया? अंजलि ने बहुत ही शर्माते हुए अनुराग से पूछा। फिर जैसे ही उसने नजर भर के अनुराग को देखा तो उसके गाल और ज्यादा लाल, सुर्ख लाल हो गए। वो इतना सुंदर था कि अंजलि की नजर उसके ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ये तुम्हारा क्या लगता है? अनुराग ने सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कहा। वो उससे और किसी बात पर दिलचस्प नहीं लेना चाह रहा था। वो कभी अपने फोन पर तो कभी लकी को देख रहा था। ये सुनते ही अंजलि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो लकी की तरफ देख रही थी और फिर उसने घबराते हुए अनुराग से कहा, अब ये तो एक गरीब आदमी है जिसकी कल रात मैंने थोड़ी सी मदद की। इसके पास ना तो खाने के पैसे थे और ना ही रहने के लिए जगह, इसलिए मैंने अपनी तरफ से। अंजलि ये तो कह रही थी, लेकिन जैसे ही अनुराग का गुस्सा भरा चेहरा उसने देखा तो वो चुप हो गई। सुनो, यहाँ लाइव नहीं चल रहा है। अनुराग सर से झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, उस आदमी ने अंजलि से कहा जो अनुराग के पास खड़ा था। अंजलि समझ गई कि अनुराग को सच पता चला। अब आगे क्या होने वाला था, क्या कहने वाली थी अंजलि अपने बचाव में? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी ने अपना काम पूरा कर दिया था।
लेकिन अनुराग को उसके ऊपर शक हो रहा था। उसे लग नहीं रहा था कि लकी सिर्फ 500 रुपए में अपनी इज्जत बेच सकता था। लेकिन जब अंजलि ने कहा कि लकी उसका बॉयफ्रेंड था तो फिर अनुराग मान गया। शाम को पार्टी खत्म हो जाने के बाद भी उसे चिट्ठी नहीं मिल पाई थी। फिर अनुराग जब नदी में अंदर तक जाने के बारे में बात करने लगा तो लकी ने उसे बीच में आकर रोक दिया। सब लोग उसके ऊपर बरसने लगे थे और लकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसकी बात को समझ क्यों नहीं रहे। फिर आखिरकार उसने अनुराग की तरफ देखा और बोला, अनुराग जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था और ना ही मैं आप लोगों के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा था कि वेदर पॉडकास्ट के हिसाब से यहाँ पर तूफान आने की संभावना है और इसलिए हमें नदी के अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर तूफान आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, और मुझे मालूम है ये जहाज मैंने खरीदा है, ठीक है, ब्रांड न्यू है। ऐसे छोटे मोटे तूफान ना मेरे जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझे? अनुराग ने लकी को हड़काते हुए कहा। अरे सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो बस। लकी ने अनुराग को समझाने की फिर से कोशिश की लेकिन वो समझने के लिए राजी ही नहीं था। वो उसकी बात को ना तो सुन पा रहा था ना ही समझ पा रहा था। तुम्हें फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो कैप्टन का काम है, देख लेगा वो, अनुराग ने कहा। हाँ अनुराग सर सही कह रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ज्ञान देने। भाई देख रहा है कि नहीं, ये उसकी बारिश के पानी की कागज की नाव नहीं है, ठीक है? जहाज है जहाज। इतना डरपोक आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा है। जब सब लोग लकी के ऊपर ही चिढ़ने लगे तो फिर उसने आगे बात करना बंद कर दिया। फिर से अंजलि को भीड़ में खोजने लगा। जब वो लोग खुद जहाज के नीचे नहीं उतरना चाह रहे थे तो लकी को लगा कि बेहतर यही है कि वो खुद जहाज के नीचे उतर आए। ठीक इसी वक्त अनुराग ने कैप्टन को बुलाया। हमें आगे की तरफ लेकर चलो, अनुराग ने ऑर्डर दिया। अनुराग सर माफ करना, लेकिन आपको ले चलता, लेकिन बात ऐसी है ना सर कि मौसम ठीक नहीं है और हमें आगे से भी वार्निंग मिली है कि हमें जहाज को इसी वक्त आगे लेकर नहीं जाना चाहिए। कैप्टन, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी, उसने अनुराग की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसकी बात सुनकर ही समझ में आ रहा था कि वो अपने अनुभवों से बात कर रहा था। अरे यार, तुम लोग ना यार ज्ञान बहुत देते हो। मैंने पूछा नहीं है, मैंने बताया, ठीक है, कि तुम मुझे सबको आगे लेकर चल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये जहाज रुई की है क्या? छोटा सा तूफान झेल नहीं पाएगा क्या ये? अगर मैं किसी और कैप्टन से चलने के लिए कहता ना तो वो तो अभी तुरंत ही चल पड़ता। लेकिन तुम अजीब आदमी हो यार, किसने बनाया इसको कैप्टन यार, है? अनुराग ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा। वो इस वक्त नशे में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा था। अनुराग सर बोल रहे हैं चलना है मतलब चलना है, ठीक है? तुमसे नहीं चला जा रहा ना तो बता दो, हम चला लेंगे। वैसे भी जिस तरह से इसका पेट बाहर आ रहा है ना, जहाज से ज्यादा तो खुद के चलने की जरूरत है इसे। है, चलो अब जाओ, जहाज को आगे ले जाना शुरू करो, चलो देख लो। अनुराग ने कैप्टन को हाथ से इशारा करते हुए कहा। ऐसा नहीं था, कुछ ऐसे भी थे जो ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे, सोच रहे थे और फिर उन्हें यह भी लग रहा था कि उन्हें जाना चाहिए था या फिर नहीं जाना चाहिए था। अरे यार, कितने डरपोक हो तुम। खैर छोड़ो, मैं खुद जाता हूँ और जहाज चलाना शुरू कर देता हूँ, हट, अनुराग ने माइक में कहा और फिर आगे चलने लगा। और इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता उसे पीछे से आवाज आई। अनुराग सर, कल मेरे परिवार की पूजा, इसलिए मुझे थोड़ा घर जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ सर, मेरे भी होने वाले ससुर की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा सर। और कुछ लोग बिना कुछ कहे ही उस जहाज से नीचे उतर आए। जाओ, जिसे जाना है जाओ, जिसे रहना है रहो, मैं तो जा रहा हूँ, अनुराग ने कहा। उसकी बात में एक तरह का दाना था जिसकी वजह से कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। इधर लकी ने भी अंजलि और सुष्मिता को ढूंढ लिया था। वो उन दोनों को भी अपने साथ जहाज पर से नीचे उतार लेना चाहता था। सुष्मिता ने जब उसकी बात सुनी तो उसे उसकी बात काफी ठीक लगी, लेकिन अंजलि को बस लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था और वो उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। लकी ने उसे समझाया लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है, तो फिर बाद में जो भी हो ना, उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, ठीक है? लकी ने कहा। उसके पास और कोई चारा नहीं था और इसलिए वो जबरदस्ती अंजलि और सुष्मिता को अपने साथ नीचे ले आया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? अंजलि लकी के ऊपर हाथ पैर चलाए जा रही थी। वो उसे छूटने का भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन लकी था कि उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही लकी उन्हें लेकर नीचे आया और बाहर निकलने ही को था, जाओ वही रुक जाओ, मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसी वक्त अनुराग ने माइक में चिल्लाते हुए लकी को रोक दिया। लकी ने एक पल के लिए मुड़कर अनुराग को देखा, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। उसकी बात को सुनकर भी अनसुना करने के लिए लकी वहां से निकल आया। उसकी इस हरकत से अनुराग नाराज हो गया, तो लकी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इसे छोड़ दो, ठीक है? इतने में अनुराग फिर से चिल्लाया और उसे रोकने के लिए लोग आ गए। लकी भी एक बार के लिए रुक गया। छोड़ मुझे,
जाने दो मुझे, छोड़ो। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हाँ, जाने दो, छोड़ो। अंजलि ने लकी की पीठ के ऊपर जोर से मुक्का मारते हुए कहा और उसके हाथ से अपना हाथ फिर से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे ना करो, लेकिन फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था, ठीक है? लकी ने भी आखिरकार उसका हाथ छोड़ दिया। फिर अंजलि ने लकी की तरफ देखा और कहा, हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी तुमसे कुछ। वैसे भी तुमसे कुछ बोल कर ना कुछ फायदा तो है नहीं। मैं जा रही हूँ, तुम्हें निकलना है तो निकलो, अभी के अभी निकलो यहाँ से। अंजलि ने लकी को धक्का दे दिया। वो उसे सीढ़ियों पर से नीचे गिरा देना चाहती थी। मुझे बस मेरी चिट्ठी दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, ठीक है? लकी ने कहा। वो खुद भी अंजलि के इस व्यवहार से बहुत उकता गया था। वो लकी से जितना नफरत करती थी, अगर उसके बाद भी वो चली जाती तो लकी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। चिट्ठी? तुम्हें अभी भी वो चिट्ठी चाहिए? हाँ, वो लेटर तो इस बैग में है, मैं तुम्हें देना चाहती थी लेटर। तुमने फिर मेरे साथ जो किया ना, उसके बाद ना मेरा मन बदल गया कि मैं वो तुम्हें दूं या नहीं दूं। चिंता मत करो, मैं उसे फाड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं उसे तुम्हें देने वाली भी नहीं हूँ, ठीक है? अंजलि, लकी ने अंजलि के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंख में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। होते कौन हो तुम मुझसे इतनी जोर से और इतनी ऊंची आवाज में बात करने वाले? तुमने जो किया ना, उसके बाद पहले तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी। अंजलि ने लकी को एक धक्का दिया और सुष्मिता का हाथ पकड़कर जहाज की तरफ बढ़ने लगी। लकी समझ गया कि अब उसे अंजलि की तरफ से वो चिट्ठी मिलने वाली नहीं थी। वो जहाज से नीचे उतरने को राजी हो चुका था, लेकिन इतने में जहाज के चालू होने की आवाज आने लगी और इससे पहले कि लकी नीचे उतर पाता, जहाज चल पड़ा। लकी फिर से मायूस होकर अंदर की तरफ आने लगा। उसे अपने लिए कोई चिंता नहीं थी, अगर मरते तो सारे मरते। इसलिए वो चुपचाप एक कोने में आकर बैठ गया और समुद्र को देखे जा रहा था। पूरे समुद्र में केवल उन्हीं का जहाज चल रहा था। ठीक इसी वक्त अनुराग ने अंजलि को अपने पास बुलाया। उसने उसे अपने इतने पास बुला लिया कि अंजलि नर्वस हो चुकी थी। क्या हो गया? अनुराग ने अंजलि को अपने करीब खींच लिया और अंजलि का सिर उसके कंधे पर टिक गया। वो अनुराग को इस तरह हरकत करता देख चौंक गई थी। वो सिर्फ एक छोटी सी ऑनलाइन सेलिब्रिटी थी और उसकी अनुराग के सामने तो कोई हस्ती ही नहीं थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े आदमी का फायदा कैसे उठा सकती थी। क्या बात है, तुम कितनी सुंदर और प्यारी हो, मेरे साथ आना चाहोगी क्या? अनुराग ने पूछा। उसकी आंखों में जिस तरह के भाव थे, उसे देखकर अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो देख पा रही थी कि अनुराग उससे क्या करना चाह रहा था। उसे लगने लगा कि अनुराग उसे पसंद करने लगा था और इसलिए उसने शर्माते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। शाबाश, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से छुटकारा दिलवाने के लिए मेरे लिए कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, पर क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? अनुराग ने फिर से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनुराग सर, आप मैं अभी उससे ये सब बताकर आती हूँ। अंजलि तो खुशी के मारे पागल हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अनुराग जैसा आदमी उसे कैसे पसंद करने लगा था। वो तो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मरी जा रही थी, लेकिन बस वो लकी से पीछा छुड़ाकर आना चाहती थी। एक बार वो अनुराग के साथ आ जाती तो उसके बाद उसकी जिंदगी आराम से सेट हो जाती। लेकिन अनुराग ने उसकी आंखों में इतना उत्साह देखा तो उसे उसके ऊपर शक होने लगा। वो देख पा रहा था कि अंजलि के अंदर एक तरह की अलीशा बसी हुई थी। वो अलीशा जो अभी तक उसके दिल से बाहर नहीं निकल पाई। अलीशा ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था और उस बात का दर्द वो आज भी महसूस करती थी। वो उसकी पीठ के पीछे किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी, इसलिए अनुराग भी अब दूसरे लोगों के साथ बात करने आ गया था। जो अलीशा ने उसके साथ किया था, वो चाहता था कि जिस तरह अलीशा के लिए वो रोया, उसी तरह बाकी लोग भी अपनी प्रेमिकाओं के लिए रोए। उन प्रेमिकाओं के लिए जिन्हें अनुराग छीन लेना चाहता था, अपना बना लेना चाहता था। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे उस फटीचे बॉयफ्रेंड को सजा देना चाहता हूँ। अगर मुझे उसकी सजा में मजा आया ना, तो ही मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मेरी जान। अनुराग ने अंजलि के गालों को प्यार से खींचते हुए कहा। जब लकी आराम से एक कोने में बैठा था, तो उसने एक बहुत ही मीठी सी आवाज सुनी। जैसे ही उसने घूम कर देखा तो पाया कि अंजलि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में एक तरह की माफी नजर आ रही थी। मुझे माफ कर दो लकी, मैं बहुत बेचैन हो गई थी और गुस्से में ना जाने तुमसे क्या क्या बोल गई। मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। अंजलि ने लकी के घुटनों में बैठते हुए कहा। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का ना टाइम नहीं है, ठीक है? लकी ने कहा और फिर समुद्र को देखने लगा। लकी सुनो ना, अभी तुम्ही ने तो कहा था ना कि तूफान आने वाला है, तो फिर अगर तूफान आ ही गया तो हम तो मरेंगे ही ना। तो मरने से पहले मेरी बात सुनो ना, तुम यहाँ बैठकर बोर क्यों हो रहे हो? चलो ना, वहां पर स्विमिंग पूल है, मेरे पास में स्विमिंग का कॉस्ट्यूम भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम भी स्विमिंग कर लेते हो। चलो ना, मुझे भी थोड़ी सी स्विमिंग सिखा दो ना। अंजलि ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊं।
अगर तुम्हें सीखना है तो कोई क्लास ज्वाइन कर लो। लकी ने कहा, फिर से समुद्र में देखने लगा। लेकिन अंजलि की नजर अभी भी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चाह रही थी अंजलि लकी से? क्या लकी इस तूफान से बच पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी ने अनुराग को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तो राजी ही नहीं था। फिर जब वो सुष्मिता और अंजलि को बचाने के लिए अपने साथ बाहर ले जाने लगा, तो इतने में अनुराग ने जहाज चालू करवा दिया और वो अंजलि के ऊपर डोरे डाल रहा था। चाहता था वो कि अगर अंजलि को उसकी गर्लफ्रेंड बनाना है तो पहले उसे लकी को सजा देनी होगी। अंजलि भी मान गई और वो लकी को स्विमिंग पूल में आने के लिए मनाने लगी, लेकिन लकी ने उसे मना कर दिया। देखो, तुम्हें ना मुझे स्विमिंग सिखानी होगी, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वैसे भी अभी तो तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो ना। अगर तुमने मुझे स्विमिंग नहीं सिखाई ना तो मैं तुम्हें ना डिंपल वाले लेटर भी नहीं दूंगी। अंजलि ने लकी का हाथ खींचा और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हुए बोली। लकी पहले तो उसके साथ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अंजलि के लिए इस लेटर ने किसी जादू की छड़ी जैसा काम किया और इसके दम पर लकी को जैसे चाहे वे नचा सकती थी। लकी भी मान गया और आखिरकार उठकर अंजलि को स्विमिंग सिखाने के लिए आगे बढ़ने लगा। अंजलि भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं सिखाना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है ना कि तुम किसी कोच से भी बढ़िया मुझे स्विमिंग सिखा सकते हो। लकी, जो कि स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा था, अंजलि ने उसे देखते हुए कहा और फिर उसके गले में वो ट्यूब पहनाने लगी। ये कहाँ से मिली तुम्हें? यहाँ के स्टोर रूम में रखी हुई थी तो मैंने निकलवा ली वहीं से। हाँ, पर तुम मुझे क्यों पहना रही हो? मैं पानी में नहीं जाने वाला हूँ। लकी ने उस ट्यूब को अपने गले में पड़ने से रोकते हुए कहा। अरे मत जाना, पर मुझे बस एक बार दिखा तो दो कि ठीक है या नहीं है, अंजलि ने कहा और जबरदस्ती लकी के गले में वो ट्यूब डाल दिया। ये रस्सी कैसी बंधी हुई है? लकी ने देखा कि उसकी ट्यूब से एक नीले रंग की रस्सी बंधी हुई थी और उसके बाद से लकी को अंजलि का ये आइडिया और अजीब लगने लगा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसे लेकर आई तो ऐसे ही था, लेकिन तुम चिंता मत करो, इससे काम ना हो जाना चाहिए। चलो, तुम इतनी देर से मुझे सिखा रहे हो तो तुम भी थक गए होगे ना। थोड़ी देर के लिए इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर देती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लकी ने कहा और पीछे हट गया। लेकिन तब तक अंजलि उसे रेलिंग तक खींच ले आई थी। लकी वहां से हिल नहीं रहा था और वो बस नदी की तरफ मुंह करके बैठ गया। तुम ठीक हो? थोड़ा सा अपने आप को लूज छोड़ दो, मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर देती हूँ, अंजलि ने धीरे से उसके कानों में कहा। फिर वो नीचे की ओर बैठी और अचानक से उसकी आंखें तन गई। वो लकी के पैरों की मसाज करने लगी और लकी भी नदी में देखते हुए अपने ख्यालों में खो गया। इतने में अंजलि ने उसके दोनों पैरों को पकड़ा और उसे उठाकर झटके से नदी में गिरा दिया। लकी ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अंजलि उसका खून करने के बारे में सोच लेगी। इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाता, इससे पहले ही वो नदी में गिर चुका था। उसका शरीर नदी में गिरा और एक छपाक की जोरदार आवाज आई। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने ट्यूब पहनी हुई थी और उसमें जो रस्सी बंधी थी वो लकी को जहाज के सहारे नदी में चलाई जा रही थी। पानी सीधा उसकी आंखों में आकर लगे जा रहा था और उसके लिए अपनी आंखें तक खोल पाना मुश्किल था। इधर अंजलि ने उस रस्सी को जहाज की रेलिंग पर बांध दिया और फिर वो हैरान नजरों से पीछे की ओर देखने लगी। अनुराग मुस्कुराते हुए उसके पास आया और फिर अपने हाथों से ताली बजाने लगा। बाकी सब लोग भी अनुराग को घेर कर खड़े थे और वो अंजलि को देख रहे थे। फिर उसमें से कुछ लोग जहाज की रेलिंग के पास आ गए और नीचे झुककर लकी की तरफ देखने लगे। उनमें से कई सारे लोग अमीर घराने के बच्चे थे और उनके लिए इस तरह का कोई भी काम करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। उल्टा उनके लिए तो लकी को इस हाल में देखकर मजा आ रहा था। जिस तरह से लकी नदी में घसीटता जा रहा था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल मर सकता था। लेकिन फिर भी वो उससे निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। उनमें से तो कुछ ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था और वो रोए जा रहे थे। सब लोग एक जैसे नहीं थे। क्या बात है मेरी जान, तुम तो कमाल करके आ गई यार। मैंने सोचा नहीं था इस बारे में, मेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया नहीं यार। बहुत अच्छा काम किया तुमने, अनुराग ने अंजलि को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। थैंक यू अनुराग सर, क्या अब मैं आपकी? अंजलि ने एक बार के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी आंखों को नीचे कर लिया। वो उससे यही पूछना चाह रही थी कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती थी। अंजलि भी अनुराग की बाहों में और अंदर तक सिमट चुकी थी। उसे अनुराग की गर्माहट में एक तरह का सुकून और एक तरह का आराम महसूस हो रहा था। उसने अनुराग के लिए जो कुछ किया था अभी, उसके बाद तो अनुराग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मना भी नहीं कर सकता था। अरे हाँ बेशक, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी है, अनुराग ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा और फिर बोला। अंजलि, तुम मुझे पहले थोड़ा सा इस बारे में बताओ कि तुमने इस आदमी के साथ ऐसा किया कैसे, मतलब क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? अरे सर, प्लानिंग तो बहुत सिंपल थी। मैंने इससे कहा कि मुझे स्विमिंग सीखनी है
तो मुझे स्विमिंग सिखा दो। फिर जब मैं थोड़ा सीख कर बाहर आई ना, तो मैंने अपनी ट्यूब से इसे पहना दिया और इसके बाद इसे नीचे धक्का दे दिया। अंजलि ने चमकती हुई आंखों से अनुराग की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त उसके दिल में अनुराग की गर्लफ्रेंड हो जाने की अपार खुशी साफ नजर आ रही थी। उसे इस बात का ख्याल भी नहीं था कि उसने जो किया उसकी वजह से लकी की जान जा सकती थी। अच्छा तो ये बात है। अनुराग ने इस वक्त अपने पास रखा एक दूसरा ट्यूब उठाया और उसे अंजलि के गले में पहना दिया और फिर कमर में कस दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। पहले तो वो पहनने से मना कर रहा था, लेकिन फिर बाद में ना मैंने पहना दिया। उसे पता नहीं था कि मैं उसके साथ क्या करने वाली थी। अंजलि ने बड़ी ही मीठी आवाज में अनुराग की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन फिर उसे लगा कि अनुराग की आंखें कुछ अजीब ढंग से चमक रही थी, जिसकी वजह से अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। अनुराग, मेरे लिए नदी में जाओ। अचानक से अनुराग की आंखों में मानो बिजली सी चमक आई और वो घूरते हुए अंजलि को देख रहा था। फिर उसने भी अंजलि को उसके पैरों से उठाया और उसे नदी में गिरा दिया। भले ही अनुराग अपनी आंखों से ये देखना चाहता था कि एक धोखा खाया हुआ आदमी कैसे रोता है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहता था, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो चाहता था कि उसे अलीशा जैसी लड़कियों से नफरत हो गई थी। उनके चरित्र में से उसे बदबू आती थी। अनुराग को अंजलि में अलीशा ही नजर आने लगी। वो अलीशा से इतनी नफरत करता था कि अगर उसे मौका मिलता तो उसे जान से मार देता। ऐसे में फिर वो अंजलि को ऐसे कैसे छोड़ सकता था। अंजलि भी उसी तरह से चिल्लाई जा रही थी जिस तरह से लकी चिल्ला रहा था। उसके गिरने पर वैसे ही आवाज आई जैसे लकी के गिरने पर आई थी। एक पल के लिए उसकी आंख, नाक, कान सब में पानी भर चुका था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी ट्यूब में तो रस्सी भी नहीं थी। उसका गला चोक होना शुरू हो गया और वो पानी के अंदर लगभग हाफने की स्थिति में आ चुकी थी। जैसे ही उसे लगा कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसने अपने हाथ पैर और जोर से मारने शुरू कर दिए। इतने में उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी दिशा में आया था जो उसकी मदद करना चाहता था। वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि लकी का था। वो मदद के लिए अंजलि की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी रस्सी ने उसे रोक लिया। लकी ने उसे अपनी ट्यूब पर बंधी हुई रस्सी से उस लड़की के लिए अपने पास आने की पूरी कोशिश की। उसने उसे अपने साथ बांध लेने की कोशिश की। पानी ज्यादा होने की वजह से वो ठीक से कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने उस लड़की को अपने साथ उस रस्सी से बांध लिया। जैसे ही वो बंध गई तो लकी की जान में जान आ गई। अब अगर कोई ऊपर से जानबूझकर रस्सी काट नहीं देता तो फिर उन दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं थी। लकी ने देखा कि अंजलि सही सलामत थी। एक बार तो उसका मन कर रहा था कि वो अपनी रस्सी खोलकर उसका ट्यूब निकालकर उसे पानी में मरने के लिए छोड़ दे, पर फिर उसने बचा लिया था। इधर अंजलि को पता नहीं कि उसे कौन बचाने आया था, लेकिन फिर भी वो समझ गई थी कि वो लकी था और कोई उसके अलावा था भी नहीं जो नदी में कूद सके। ओह, ये दोनों तो पानी में गिरने के बाद भी बच गए। हाँ, लेकिन घड़ियाल से कैसे बचेंगे? वो तो इन्हें आकर खा ही जाएगा। वो लोग ऊपर जहाज से ये सारा मंजर देख रहे थे। उन्हें तो ये सब देखकर डर भी जरा नहीं महसूस हो रहा था, उल्टा इन सब चीजों में उन्हें काफी मजा आ रहा था। उन लोगों ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ लोग फोटो लेने लगे और कुछ वीडियो बना रहे थे। क्या बात है, शानदार। वो लोग खास तौर पर लड़के तो चिल्लाए जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे जो लड़कियां खड़ी थी वो रोई जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भी डरावनी फिल्म थी ये, जिसके अंदर अनुराग नाम की भूत ने अंजलि नाम की भोली भाली लड़की को पानी में फेंक दिया। वो देखकर उन्हें खुद भी अपने लिए डर महसूस होने लगा। चाकू लेकर आओ, इतने में अनुराग ने अपने एक अटेंडेंट से कहा। वो रस्सी काटने के लिए तैयार नजर आ रहा था। नहीं। ठीक इसी वक्त सुष्मिता उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। वो अनुराग के पैरों तक में गिर गई और उसने कहा, अनुराग सर, प्लीज प्लीज जाने दो उनको, प्लीज प्लीज छोड़ दो उनको। वो रोए जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर अंजलि की जान की भीख नहीं मांगी गई तो फिर उसे और कोई नहीं बचा सकता। हाँ हाँ सर, अनुराग सर जाने दीजिए, रस्सी मत काटिए ना। अच्छा तो ठीक है, मैं रस्सी नहीं काटूंगा, लेकिन तुम में से कोई भी उन दोनों को ना ऊपर नहीं खींचेगा। उस आदमी को, उस लड़की को उनके हाल पर ही मरने के लिए छोड़ दो, अनुराग ने कहा और फिर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। इधर सुष्मिता भी अपनी जगह से खड़ी हुई और रेलिंग के पास चली गई। रेलिंग के पास जाकर उसने देखा कि जहाज तय रूट से थोड़ी दूर पर जा गया था। इसके अलावा अंधेरा भी हो गया। ऐसे में सुष्मिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब देखकर कैसे रह पाई थी। उसने देखा कि पानी में रस्सी हिलना बंद हो चुका था और सुष्मिता के दिमाग में ये डाउट था कि अगर अंजलि सच में मर गई थी, जैसा कि उसके दिमाग में यह ख्याल कौन था, तो बुरी तरीके से घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ठीक इसी वक्त कहीं से बहुत तेज हवा चलने की आवाज आई और आसमान में जैसे बिजली कड़कने शुरू हो गए। जो लोग जहाज के ऊपर खड़े थे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ गई। इसके अलावा पूरे जहाज पर जोरदार हवा चलनी शुरू हो गई। वो हवा कोई छोटी मोटी नहीं, उसने लोगों के कपड़े उड़ा दिए।
अनुराग और बाकी लोग अब और खेलने के मूड में नहीं थे। अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हुआ। अनुराग तुरंत केबिन में आया और फिर कॉकपिट में आकर कैप्टन की ओर देखकर पूछने लगा, क्या हो रहा है? हमारी तरफ तूफान आने लगा है सर। मैंने जहाज को मोड़ दिया है ताकि हमारा जहाज उसमें फंस न जाए। ये सुनते ही अनुराग का चेहरा थोड़ा बदला हुआ नजर आने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और अंजलि की जान बच सकती थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। स्विमिंग सीखने के नाम पर अंजलि ने लकी के साथ धोखा किया था। उसने अनुराग की गर्लफ्रेंड बनने के चक्कर में लकी को पानी में फेंक दिया और फिर वो खुशी खुशी अनुराग की बाहों में समा गई। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अनुराग के अपने ही कुछ इरादे थे और उसने फिर अंजलि के साथ वही किया जो अंजलि ने लकी के साथ किया था। उसके बाद जब जहाज तूफान में फंसने लगा तो अनुराग भागता हुआ कैप्टन के पास आकर खड़ा हो गया। कैप्टन की बात सुनते ही उसका चेहरा तो पीला पड़ने लगा। वो खुद कैप्टन के पास गया और उस तूफान की हालत का जायजा उसकी स्क्रीन पर लेने लगा। अनुराग सर, चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं है। अबे तूफान में और हमारे जहाज में थोड़ी सी दूरी है। हमारे पास में आराम से इतना वक्त है कि हम ठीक से तट पर पहुंच सकते हैं। और फिर इस तूफान की इंटेंसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है सर। जब तक हम तूफान के बीच में नहीं फंस जाते तब तक हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज कंट्रोल सर। कैप्टन ने अनुराग को शांत करने के लिए कहा और उसकी बात सुनने के बाद अनुराग की जान में जान आ गई। उसके बाद वो डेक पर नहीं गया और सारा टाइम कॉकपिट में ही बैठा रह गया। लगभग आधा घंटा हो चुका था और जैसे ही जहाज तूफान की रेंज से बाहर आने को था कि इतने में जहाज के निचले हिस्से में कुछ जोरदार आवाज आई। वो आवाज जहाज के ऊपर तक गूंज गई थी। ठीक इसी वक्त तक जहाज नीचे से तेजी से हिलने लगा। डेक पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोग नीचे गिर गए और कुछ लोग तो धक्का खाकर रेलिंग से टकरा गए। उनमें से कुछ को तो धक्का इतनी जोर से लगा कि वो लोग नदी में गिरने वाले थे। इस वक्त कैप्टन को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही क्या हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और फिर अपनी आंखों के सामने लगा स्क्रीन की तरफ देखा तो जहाज काबू पाने की कोशिश में करने लगा। लेकिन फिर उसने सुना कि स्क्रीन के आधे से ज्यादा बटन काम ही नहीं कर रहे थे। कैप्टन की हालत खराब हो गई। उसके पैर कांपने लगे और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उसकी पैंट गीली हो सकती थी। क्या हुआ, बोलो? अनुराग ने कैप्टन की तरफ भागते हुए कहा और फिर उसकी कॉलर पकड़ ली। जहाज सर किसी चट्टान से टकरा गया है। कैप्टन थर थर कांप रहा था। उसके दिल किसी सीने से बाहर आने को था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? एक नंबर के गधे आदमी हो तुम। अभी मुझे मेरे घर जाना है। अनुराग ने कैप्टन की आंखों में आंखें डालकर कहा और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन शायद जहाज के पावर सिस्टम में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई है। मुझे नहीं मालूम कि हम लोग वापस जा भी पाएंगे या नहीं सर। जहाज ने ठीक से काम करना बंद कर दिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर, मैंने ऊपर इसकी कंप्लेंट डाल दी है। जैसे ही इनके पास इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी ना, वो हमें निकालने के लिए एक दूसरा जहाज भेज देंगे। कैप्टन ने अनुराग की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो फिर से मॉनिटर की तरफ देखने लगा लेकिन अनुराग ने उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मारी। उसके पास अभी कैप्टन की बकवास सुनने का कोई टाइम नहीं था। वो बस सुरक्षित यहाँ से निकलना चाहता था। अरे पानी अंदर भर गया है। अरे अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ये देखो, यहाँ 4 इंच से भी ज्यादा पानी है। अचानक से कुछ लोग डेक से नीचे उतरकर कॉकपिट की तरफ भागने लगे। क्या? ये बात सुनते ही कैप्टन का दिल जैसे काम करना ही बंद कर चुका था। उसे लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसे हार्ट अटैक आ सकता था। फिर उसने मॉनिटर को देखा तो एक लाइट चमक गई। वो लाल सी हो गई थी। ये खतरे की लाइट थी और उसे देखते ही कैप्टन की सांसें फूल गई। सब खत्म होने वाला है सर, सब खत्म होने वाला है। कैप्टन बार बार अपने आप से ये सब दोहराया जा रहा था। तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक कर दोगे, फिर ये सब क्या है? अनुराग ने कैप्टन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा। वो कैप्टन उसे पागल नजर आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को बचाए तो बचाए कैसे। इस वक्त उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने खत्म होने वाला था। साला बेकार आदमी, अनुराग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कॉकपिट पहले फ्लोर पर था और अनुराग इतनी खतरनाक जगह रह नहीं सकता था, इसलिए वो बाहर आकर ऊपर चला गया। इधर कैप्टन भी कॉकपिट से बाहर आ गया। उसने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो जहाज काबू से बाहर होता जा रहा था। पानी भरने की वजह से उसमें कोई गड़बड़ी हो गई थी। अभी उसका जहाज किनारे से काफी दूर था और दूसरा जहाज जो बचाने के लिए आने वाला था उसे आने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। लेकिन जब तक वो आ पाता तब तक हो सकता था कि अनुराग का जहाज ही डूब जाता। जैसे ही अनुराग को इस बात का ख्याल आया तो उसे ऐसा लगा कि ना सिर्फ उसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी बल्कि उसने परिवार के करोड़ों रुपए को नए जहाज में लगाकर सत्यानाश कर दिया था। उसकी पूरी जिंदगी उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होती नजर आ रही थी। इधर उस कैप्टन की पैंट गीली होनी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही उसने देखा कि कॉकपिट में पानी भरना शुरू हो चुका था तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। कैप्टन ने उसे देख तो लिया था लेकिन उसके ऊपर उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। वो बस वहीं पर पूरे वक्त बैठा था। उसने अपना हाथ उठाया और एक लाल रंग का बटन दबा दिया। अचानक से शिप में जो अलार्म था वो बजना शुरू हो गया। अनुराग इधर फिर से डेक पर भाग कर आया।
उसने देखा कि अलार्म की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे मौत की आवाज हो। वहां पर लाल और पीले रंग की रोशनी चमक रही थी। उन्हें देखकर ही सब लोगों की हालत खराब हो गई। हर किसी को ऐसा लगने लगा कि वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में सिमट कर रोए जा रही थी। कुछ लोग अपने मिलने वालों को, अपने घर वालों को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर नेटवर्क तो था ही नहीं। बाकी लोगों को ना जाने क्या सूझा, वो सब स्विमिंग पूल में कूद गए। उनके दिमाग ने भी उनका काम करना बंद कर दिया था। पूरे डेक पर हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या आप लोग मेरे दोस्तों को ऊपर खींचने में मेरी मदद कर सकते हो? तभी इधर से सुष्मिता की आवाज आई। वो लोगों के पास जाकर अंजलि और लकी को बचाने की मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सारी जगह अफरा तफरी मची हुई थी। जब काफी देर तक वो लोग इधर से उधर भाग रहे थे तो उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो सच में उसकी मदद करना चाहते थे। वो सुष्मिता के साथ आए और उन्होंने रस्सी को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। लकी अचानक से ये देखकर हैरान हो गया कि वो लोग ऊपर की तरफ आने लगे थे। जैसे ही वो अंजलि ऊपर की तरफ आने लगे तो रस्सी की पकड़ ढीली पड़ गई और अंजलि पीछे छूटने ही वाली थी, लेकिन इतने में लकी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। रस्सी पकड़ कर रखो वरना नीचे जाओगी और मारी जाओगी, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अंजलि को भी अचानक से जोश आया और उसने रस्सी को कसकर पकड़ लिया। वो एक के पीछे एक ऊपर आते जा रहे थे। जैसे ही वो लोग रेलिंग की ऊंचाई तक पहुंचे तो लकी ने तुरंत अंजलि को उठाने के लिए लोगों से कहा। लोगों ने अंजलि को खींचा और सुरक्षित डेक के पास वापस आ गई। तो तुम ठीक तो हो अंजलि? जैसे ही अंजलि को सबने सांस लेते हुए देखा तो लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक आदमी ने उसे टॉवेल से ढक दिया, लेकिन अंजलि की हालत अभी भी ठीक नजर नहीं आ रही थी। वो बेहोश थी और इसलिए उसे डेक पर लेटा दिया गया। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। इधर लकी भी लगभग आधे मिनट के बाद ऊपर आ चुका था। लोगों ने उसे ऊपर खींच लिया था। फिर वो भी सांस लेने के लिए अपनी घुटनों के बल नीचे बैठ गया। कोई बात नहीं भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। हमें तो लगा कि तुम जिंदा वापस ही नहीं आ पाओगे और तुमने तो उसे भी बचा लिया। गजब, अगर 5 मिनट और नहीं आते ना तो मर ही जाने वाले थे तुम दोनों, लोगों ने कहा और फिर लकी को उनके हाल पर छोड़ दिया। वो लोग अंजलि के पास चले गए। उन्होंने लकी को बाहर निकाल लिया था। इसके अलावा उन्हें लकी की कोई परवाह नहीं थी। वो उसे छोड़कर एक एक करके निकल गए। लकी ने जैसे ही देखा कि वहां पर हाहाकार मचा था तो वो और ज्यादा घबरा गया। उसने देखा कि चारों तरफ अलार्म बज रहा था। लाल पीली लाइट चमक रही थी और लोग घबराए हुए इधर से उधर भागे जा रहे थे। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर उसे पता चला कि जहाज में छेद हो गया था और उसमें नीचे से पानी भरना शुरू हो गया। सुष्मिता, अंजलि ने सुष्मिता का हाथ थामते हुए कहा और फिर अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि सुष्मिता और इसके अलावा 2-4 और लोग उसके पास बैठे थे। मुझे तो लगा कि मैं बस मरने ही वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कहीं से कोई घड़ियाल आकर मुझे खा जाएगा। मेरे हाथ पैर सब काम करना बंद कर चुके थे सुष्मिता। अंजलि ने इतना भर कहा और उसके बाद रोने लगी। रो क्यों रही हो अंजलि? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, देखो सब ठीक है। तुम अब डेक पर आ चुकी हो, देखो। सुष्मिता ने अंजलि की पीठ थपथपाते हुए और उसका माथा सहलाने लगी। लगभग 10 मिनट के बाद अंजलि की हालत फिर से ठीक हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और दूसरी दिशा में देखने लगी। लकी उसकी आंखों के सामने एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी बेहोश भरी आंखें देखकर अंजलि को अच्छा लग रहा था। अंजलि उठी और लकी के पास चली गई। जैसे उसने उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा तो उसने अपने दिल में लकी के लिए ना जाने क्या क्या महसूस होना शुरू हो गया। उसे अब याद आने लगा कि उसने लकी के साथ क्या क्या किया था, तो उसे शर्म आने लगी कि वो लकी के पैरों में गिरकर उसे माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो लकी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया ना बहुत बुरा किया, माफ कर दो। मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ मैं, कहकर अंजलि लकी से गले मिलने की कोशिश करने लगी। इतनी देर तक नदी में गोते खाने के बाद में अब उसके शरीर में जरा सी भी जान नहीं बची थी। लकी, मैंने तुम्हें मारा, 2 बार मारा, सच में बेवकूफ हूं मैं, मेरे पास दिमाग ही नहीं है ना, अंधी हो गई थी मैं, मुझे माफ कर दो लकी। आगे से तुम जो बोलोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार होंगी। लेकिन लकी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी आंखें दूसरी दिशा में फेर ली। अब वो अंजलि की बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। लकी देखो ना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम्हारा नाराज होना बनता भी है लकी। मुझे मालूम है कि मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पाओगे तुम, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। लेकिन मैं पागल हो गई थी। अंजलि ने लकी की तरफ देखा। वो इस वक्त सिर्फ लकी से माफी मांगना चाहती थी। इसके अलावा उसके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। उसकी ग्लानि उसके दिमाग के ऊपर हावी होने लगी और वो किसी भी हाल में इस वक्त इससे मुक्त होना चाहती थी। जब लकी ने उसकी तरफ नहीं देखा तो वो खड़ी हुई और लकी के सामने उठक बैठक करने लगी। थैंक यू लकी, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। मुझे जब भी मौका मिलेगा ना मैं तुम्हारा यह एहसान उतारूंगी, थैंक यू। लेकिन लकी उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। जब उसने नदी की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि क्या वो यहाँ मर जाने वाला था। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि हो क्या रहा था। लकी को भी कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा था। क्या सब मर जाने वाले थे? लकी की कहानी क्या यही खत्म होने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं। लकी और अंजलि पानी में फेंक दिए गए थे और डूबे जा रहे थे। इधर अनुराग का जहाज भी चट्टान से टकरा गया
और उसमें पानी भरना शुरू हो गया। अनुराग की तरह ही बाकी लोगों की भी हालत खराब हो गई थी और पूरे जहाज पर अफरा तफरी का माहौल था। इधर सुष्मिता ने बाकी लोगों की मदद से लकी और अंजलि को बाहर निकाल लिया था और जैसे ही अंजलि को होश आया तो वो लकी के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी, लेकिन लकी उसे माफ नहीं करना चाहता था। उसे बस अपनी मौत का डर सता रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद में तूफान आ चुका था और वो जहाज भी बहकर उस तूफान के बीच में चला गया था। हालांकि तूफान इतना बड़ा भी नहीं था कि वो धरती हिला दे, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि वो तबाही ना मचा सके। कुर्सियां, आराम कुर्सियां और टेबल सब कुछ उस तूफान से इधर उधर उड़े चले जा रहे थे और कुछ तो बाहर निकलकर समंदर में गिर गए। लोग भारी बारिश से परेशान होने लगे थे और जहां छाया मिल रही थी वहां पर छुप जा रहे थे। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक उस जहाज का कोई भी अता पता नहीं था जो उन्हें बचाने के लिए आने वाला था। इतने में इधर पानी भी ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका था और किसी भी वक्त जहाज डेक पर पहुंच सकता था। सब सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया। अब क्या करें यार, मैं मरना नहीं चाहता यार। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोगों के बीच बीच में हाहाकार मचना शुरू हो गया था और उन्हें लग रहा था कि आज की रात उनकी आखिरी रात थी। इधर कुछ लोगों ने इसी गुस्से में अनुराग को घेर लिया और वो अनुराग से तीखे सवाल पूछे जा रहे थे। अनुराग ने कहा था कि जो भी होगा वो सब वो खुद देख लेगा, लेकिन अब अनुराग आगे ही नहीं आ रहा था और जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा था। अरे तुम क्या चाहते हो मुझसे? हट जाओ मेरे रास्ते से दूर। वैसे तुम मरने वाले हो, अगर मेरे रास्ते में आए ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अनुराग ने गुस्से में कहा। वो भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक था और ऐसे में उसे ये छोटे मोटे लोग जब डरा रहे थे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साले, अभी तू हमसे ऐसी बात कर रहा है? कुछ देर पहले तू क्या बोल रहा था? उनमें से एक लड़के ने अनुराग को देखा और उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे देख क्या रहे हो, मारो उस साले को। एक लड़के ने पीछे से आवाज लगाई और फिर बिना देर किए सब लोगों ने अनुराग को घेर लिया और लात घूंसों से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। अब वो लोग तो वैसे भी मरने ही वाले थे, तो ऐसे में उन्हें अब अनुराग से डरने की तो कोई जरूरत नहीं थी। अरे अरे मुझे मुझे मार क्यों रहे हो? सिक्योरिटी! अनुराग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर उन लोगों को देखते हुए दया की भीख मांगने लगा, लेकिन अभी इस वक्त उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, एक जवान लड़के ने कहा और फिर एक कुर्सी उठाकर अनुराग की तरफ बढ़ने लगा। वो कुर्सी से उसका सिर फोड़ने वाला था। अरे अरे नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी सब कुछ, अपनी अपनी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, सारा पैसा दे दूंगा, पर प्लीज मेरी मेरी जान मत लो। अनुराग ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, साले मैं तेरे पैसे का क्या करूंगा? अगर तू मुझे 100 करोड़ भी देगा तो भी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, खुद मरने वाला हूं मैं, उस लड़के ने कहा और फिर अनुराग के ऊपर कुर्सी तान दी। अगले ही पल वो खत्म हो जाने वाला था। अरे वो देखो वहां कुछ है, हाँ वहां देखो, कोई 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 लाइट आ रही है वहां से। ठीक इसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आई और सब लोगों के खून में एक तरह का उबाल आ गया। हर कोई डेक की रेलिंग के पास आकर उस लाइट को देखने लगा जो उस काले घने अंधेरे में चमक रही थी। उस आदमी ने भी अपने हाथ से कुर्सी छोड़ दिया और बाकी लोगों की तरह वो भी उस लाइट की तरफ बढ़ने लगा। ओ भाई इस तरफ, हाँ आ जाओ, इधर आओ, बचाओ मैं यार। ठीक इतनी देर में अचानक से लोगों को लगने लगा कि उसकी जान बच सकती है। वो बड़ी सी रोशनी और बड़ी होती जा रही थी और वो धीरे धीरे पास आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो जहाज के करीब आ गई। एक और जहाज था जिसे उन्हें बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन देखने में वो अनुराग के जहाज से काफी छोटा था। चलो हम भी चलते हैं। जैसे ही सुष्मिता और अंजलि ने उस नाव को देखा तो उनके भी चेहरे मारे खुशी के उछल उठे। लगभग 1 घंटे के आराम के बाद अब अंजलि के शरीर में भी थोड़ी सी जान आ गई थी और वो अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। लेकिन वो जहाज के ऊपर अकेले नहीं जाना चाहती थी, वो लकी के साथ जाना चाहती थी। ठीक इसी वक्त उस दूसरे जहाज में से एक आदमी उनके जहाज पर आया। उसने देखा कि वहां पर बहुत से लोग फंसे हुए थे और वो सब भी छोटे से जहाज में नहीं चढ़ सकते थे। वो परेशान था और फिर उसने अपने लाउडस्पीकर में चिल्लाते हुए कहा, आप में से जो भी जहाज पर फंसे हुए हैं, आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी आप लोगों को अपने अपने घर तक आराम से सेफ्टी से ले जाएंगे, लेकिन आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और हमारी नाव में इतने सारे लोग एक साथ आ नहीं सकते। मुझे माफ करना, लेकिन हम लोग आप सबको टुकड़ों टुकड़ों में ही बचा पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आपको बचाने का कोई चारा नहीं है। जो लोग इस नाव में नहीं आ पाएंगे उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीछे से और 2 नाव आ रही है। हम सब पहले महिलाओं को और बूढ़ों को अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद जो लोग बचेंगे वो लोग पीछे आ सकते हैं। नाव में इंतजार करें। आप लोग उसी नाव में आएंगे। बाकी मेरा यकीन माने, हम आप सबको अपने अपने घर पहुंचा देंगे। भले ही वो आदमी सबको इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन फिर भी सब लोग चाहते थे कि वो लोग इस नाव में सवार हो जाएं जो उनके सामने खड़ी थी। अगर वो एक पल के लिए यहाँ रुके तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। जो लोग बचाने आए थे उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को निकालने का इंतजाम किया और लोगों की निगरानी करनी शुरू कर दी। अब अगर जहाज के ऊपर कोई बच्चा हो तो वो सबसे पहले आए, उसके बाद बूढ़े और उसके बाद महिलाएं आना शुरू करें, और जो लोग बचते हैं वो अपनी बारी आने का इंतजार करें। उस आदमी ने कहा जिसके हाथ में लाउड स्पीकर था। धीरे धीरे उसके कहे के हिसाब से लोगों ने नाव में जाना शुरू कर दिया। अब इसी वक्त अनुराग को बहुत ज्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई। उसे सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी पर दया आ रही थी। वो खुद भी उस नाव के ऊपर चढ़ना चाह रहा था, जाना चाह रहा था, लेकिन ना तो वो लड़की था ना ही उसके साथ कोई बच्चा था। इधर अनुराग ने देखा कि एक लड़की अपने गोद में अपने बेटी को लेकर खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी तो वो तुरंत भागता हुआ उसके पास गया। उसने उस लड़की से धीरे से बात की और बोला कि वो चाहता है कि वो बच्ची उसे उधार दे दे और बदले में वो पैसे देने के लिए राजी था। लेकिन उस लड़की ने उसकी तरफ ना तो देखा ना ही कुछ कहा। दे दो वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, अनुराग ने उसकी तरफ धमकी देखते हुए कहा। वो लड़की थोड़ा घबरा गई। उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बच्ची के लिए डर लग रहा था। अगर वो उस बच्ची को नहीं देती तो उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती बच्ची छीन लेता और फिर पानी में फेंक देता। वो बड़ा आदमी था, कुछ भी कर सकता था। इसलिए उस लड़की ने अपनी बच्ची अनुराग को थमा दी। जैसे ही अनुराग की गोदी में बच्ची आई उसने उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे बंद कर दिया और लाइन में खड़ा हो गया। क्या ये तुम्हारी बच्ची है? लाइन में चेकिंग करने वाले एक आदमी ने अनुराग से पूछा। उस आदमी ने देखा कि अनुराग एक जवान आदमी लग रहा था और उसे देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि उसकी एक 6 साल की बच्ची होगी। इसके अलावा अनुराग ने उस लड़की के मुंह पर अपना हाथ भी रखा था, इसलिए ये मान पाना नामुमकिन था। उसे देखकर काफी अजीब महसूस हो रहा था। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन इसकी तबीयत बहुत खराब है। इसका जी घबराया जा रहा है और इसे बहुत जोर से उल्टी आ रही है। जैसे ही किनारे पर लगूंगा तो सबसे पहले इसे उल्टी करवाने के लिए लेकर जाऊंगा, अनुराग ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, जाओ। उस आदमी ने अनुराग को नाव पर चढ़ने की इजाजत दे दी। नहीं नहीं, ये उसकी बेटी नहीं है, इसे नाव पर मत चढ़ने दो। इतने में पीछे से किसी की तीखी सी आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही अनुराग चौंक गया और बच्ची के मुंह पर से उसका हाथ हट गया। इतने में उस बच्ची को भी मौका मिल गया और उसने अनुराग के हाथ को काट लिया और फिर अपने आप को अनुराग से छुड़ाकर भाग गई। उसने इतना जोर से काटा कि अनुराग की चीख निकल गई और उसके हाथों से खून बहने लगा। मम्मी, वो छोटी बच्ची चिल्लाई और फिर अपनी माँ के पास आ गई। मुझे माफ करना सर, लेकिन अब आप इस नाव में नहीं चढ़ सकते। आप अगली नाव के आने तक का इंतजार कीजिए, उस आदमी ने अनुराग का रास्ता रोकते हुए कहा। अनुराग के मन में ये बात बिल्कुल जम नहीं रही थी। वो वहां से हिलने के लिए राजी नहीं था। वो नाव पर लगभग पहुंच ही चुका था। फिर उसने धीरे से उस चेकिंग वाले आदमी से कान में कहा, भाई तुम मुझे जाने दो, मैं ओरिदा कंपनी का मालिक हूँ। मेरे बाप का नाम श्रीनिवास है। मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। अगर तुम मुझे नाव पर आने देते हो तो मैं ठीक से घर पहुंच जाता हूँ। एक बड़ा लिफाफा मिल जाएगा तुम्हें। नहीं सर, नहीं हो पाएगा ना, इधर से उस आदमी ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा। वो इस तरह लालच में फंसने वाला नहीं था। अनुराग को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने अनुराग को नाव पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी। अब अनुराग के पास कोई चारा नहीं रह गया था और वो बस अपना मुंह लटकाए वहां से निकल गया। फिर अचानक से उसे कुछ आवाज आई और जब उसने घूमकर देखा तो पाया कि अंजलि उसे देखकर हंसे जा रही थी। अनुराग को उसकी हंसी की आवाज सुनकर गुस्सा आ गया और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। साली, इसमें हंसने की क्या बात है? और तेरे जैसी औरत जिंदा कैसे? मैंने तो तुझे नीचे फेंक दिया था ना, फिर तू वापस कैसे आ गई? अगर तूने अब हंसने की हिम्मत की ना, तेरी जान ले लूंगा, अनुराग ने कहा। लेकिन अंजलि ने उसके चेहरे पर अपनी आंखें तक नहीं हटाई थी, बल्कि वो और ज्यादा उसे घूरे जा रही थी। अचानक से उसके गाल पर एक तमाचा पड़ गया। अनुराग, बेशर्म आदमी, एक आदमी होकर एक लड़की के ऊपर हाथ उठाता है, अंजलि ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा और फिर आगे बोली। तूने मुझे धक्का दिया, पता है ना तुझे? मैं मरते मरते बची हूँ, उसके बाद तू मुझे मार भी रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। इसके साथ ही अंजलि भागकर अनुराग की तरफ जाने लगी। उसके मन में यही चल रहा था कि वो उसके गाल पर 2-4 तमाचे लगा दे, जिसकी वजह से उसके दिल को शांति मिल जाए। लेकिन एक लड़की होने के नाते वो कितना हाथ उठा सकती थी? जैसे ही उसने अनुराग को पीटने के लिए अपना हाथ उठाया तो इतने में अनुराग ने भी उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। अरे अंजलि, बाजार में जा, भंगार मिलता है ना, तुम तो उससे भी ज्यादा भंगार हो। और वो लड़का जिसने तुम्हारी जान बचाई, वो तो और भी भंगार है। तुमने उसे नदी में धक्का दिया और वो उल्टा तुम्हारी जान बचा रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ आदमी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अनुराग ने हंसते हुए कहा। उसके बारे में ना कुछ कहने की हिम्मत मत करना तुम। अंजलि के सुर लकी के बारे में ऐसी बात सुनते ही तीखे हो गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या नया मोड़ लेने वाली थी अनुराग और अंजलि की यह लड़ाई? क्या लकी उसके बीच आता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
जब सब लोगों को लगा कि अब वो नहीं बचने वाले हैं, तो सबको अनुराग के ऊपर गुस्सा आने लगा था और उन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। एक आदमी जब अनुराग की जान लेने ही वाला था, तो इतने में एक लाइट सबको चमकती हुई नजर आने लगी। वो लाइट नाव की थी जो उन्हें बचाने आई थी। अनुराग ने जब चालाकी से उस नाव पर चढ़ने की कोशिश की, तो नाव वाले ने उसे बाहर कर दिया। इधर अंजलि को इस बात पर हंसी आई तो अनुराग ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और लकी के बारे में बुरा भला कहने लगा। क्यों? अब तुझे उसके ऊपर बड़ी दया आ रही है, बड़ा तरस आ रहा है तुझे अब उसके ऊपर? मुझे जो कहना होगा ना, मैं उसके बारे में कहूंगा। जो करना है कर ले। साला दो कौड़ी का आदमी। और तू उसकी गर्लफ्रेंड, तुझे क्या लगा कि मेरे साथ आकर एक दिन में तू धरती से आसमान पे पहुंच जाएगी? अनुराग को अंजलि के सामने लकी को डांटने में बहुत मजा आ रहा था और वो बस सुनाए जा रहा था। ना सिर्फ वो लकी को डांट रहा था, बल्कि उसके ऊपर हंस भी रहा था। मैंने कहा ना उसके बारे में कुछ मत बोलना, जान से मार दूंगी तुझे, अंजलि ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा। उसने गुस्से में अनुराग का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अनुराग में इतनी ताकत थी कि उसने फिर से अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे मरोड़ दिया। अंजलि को बहुत दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। वो अनुराग से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। साली पागल हो गई क्या? अभी मैंने तुझे अंदर पानी में फेंका था, याद है ना? भूल गई? चल मैं फिर से तुझे याद दिलाता हूँ, चल, अनुराग ने कहा और अंजलि को अपने साथ रेलिंग के पास ले जाने लगा। लेकिन किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अंजलि और अनुराग के बीच हो क्या रहा था। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। अंजलि ने अपनी जान बचाने के लिए रेलिंग पकड़ ली, लेकिन अनुराग ने अपनी तरफ से जोर लगाना बंद नहीं किया था। जैसे ही अंजलि ने देखा कि वो फिर से नदी में गिरने वाली थी, तो उसके पूरे चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा, अब डर लग रहा है, लेकिन ये डर ना तेरी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर तू फिर से पैदा हो गई ना, तो भी इस डर के साथ ही पैदा होगी, समझी? अनुराग ने कहा। उसकी आंखों में जैसे आग निकल रही थी और वो अंजलि को धक्का देने की जोर से कोशिश करने लगा। अनुराग ने उसे उठाने की कोशिश की और वो उठाने ही वाला था उसे, लेकिन अचानक उसके हाथ को किसी ने रोक लिया। जैसे ही अनुराग ने पीछे घूम कर देखा, तो पाया कि वो लकी था। साले फटीचर, हाथ हटा, मेरे ऊपर से हाथ हटा, अनुराग ने जोर से कहा। लेकिन लकी ने भी बदले में उसकी नाक के ऊपर एक जोरदार मुक्का चढ़ दिया। वो मुक्का इतना जबरदस्त था कि अनुराग की नाक में से अगले ही पल खून आने लगा और उसके दिमाग में एक पल के लिए चक्कर आ गए। लकी ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर अंजलि को पीछे खींच लिया। अंजलि लकी की बाहों में जा गिरी और वो लकी के लिए पागल हो गई। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि लकी को इतना कुछ कहने के बाद और उसके साथ में इतनी बदतमीजी करने के बाद भी वो उसकी जान बचा लेगा। उसके दिल में एक सुकून भरा एहसास जागने लगा। अचानक से उसे इस बात का भी एहसास हो गया कि लकी बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वो लकी की बाहों में एक पल के लिए रह नहीं पाई और अगले ही पल सुष्मिता ने आकर उसे लकी से अलग कर दिया। तुम ठीक हो अंजलि? सुष्मिता ने पूछा। हाँ ठीक हूं मैं। इस वक्त अंजलि की आंख सिर्फ और सिर्फ लकी के ऊपर टिकी हुई थी। वो बस उसे देखे जा रही थी। जैसे ही सुष्मिता ने उसे लकी से अलग किया, तो ऐसा लगा उसे जैसे किसी ने उसके दिल का एक टुकड़ा बाहर कर दिया हो। तू फिर बीच में आ गया? तेरी आंख खराब है या दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक से? बता। वो भी थोड़ी देर पहले तुझे मारने के लिए सोच रही है और तू उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। क्या खाक आदमी है, अनुराग ने अपनी नाक से बहते हुए खून को साफ करने की कोशिश करते हुए कहा और फिर लकी को गुस्से में देखने लगा। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ, इसकी चिंता ना तुझे करने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें भी ठीक है, दिमाग भी काम कर रहा है, लेकिन अब अगर तूने उसे परेशान करने की कोशिश की ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और तेरी आंख फोड़ दूंगा मैं। लकी ने भी अनुराग को उसी भाषा में जवाब देते हुए कहा। ओहो, इतना छोटा आदमी और इतनी बड़ी धमकी। लकी ने उसकी बात का आगे कोई जवाब नहीं दिया। वो दौड़ते हुए उसके पास गया और उसे उसके पैरों से उठा दिया। अनुराग को भनक भी नहीं लगी और उसका आधा शरीर रेलिंग की उस पार लटकने लगा। अगर लकी अपने हाथ से उसके पैर छोड़ देता ना, तो अनुराग अभी की अभी नदी में गिर जाता। अनुराग की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह से खौफ खाने लगा और वो चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, माफ कर दो मुझे, आगे से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पक्का मैं अंजलि को भी परेशान नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे ऊपर खींच लो। अनुराग उल्टा लटका हुआ भी लकी के आगे हाथ जोड़ रहा था। लकी का मन तो कर रहा था कि वो अपना हाथ छोड़ दे, पर फिर उसे लगा कि अनुराग के लिए इतना सबक काफी था, इसलिए उसने उसे वापस खींचा। फिर लकी डेक पर एक कोने में चला गया। इधर अंजलि और सुष्मिता भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया लकी, अंजलि ने फिर से कहा और लकी के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा ना, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम बहुत पहले ही मेरे साथ बहुत कुछ कर चुकी हो। अगर मेरा बस चलता ना, उसके साथ तुम्हें दोबारा नदी में फेंक देता। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना।
ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना ही तुम मुझे, लकी ने कहा और फिर दूसरी ओर देखने लगा। अंजलि का दिल लकी की बातें सुनकर उदास हो गया। वो इस वक्त फिर से लकी से अपने किए की माफी मांगना चाहती थी, लेकिन जब लकी उससे बात ही नहीं करना चाह रहा था और ना ही उसकी बात सुनना चाह रहा था तो अंजलि को भी उसकी बात करने में डर लग रहा था। वो बस चुप होकर लकी के बगल में बैठ गई। आओ अंजलि, चलो उस नाव में चलते हैं, देखो अभी भी उसमें जगह खाली है। सुष्मिता ने नाव की तरफ देखते हुए कहा। उसमें सच में जगह खाली थी, उसमें बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं बैठी थी और अगर वो भी जाकर नहीं बैठती तो नाव उन्हें छोड़कर वहां से चली जाती। सुष्मिता सुन, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मैं यहीं बैठूंगी और अगली नाव आने का ना इंतजार करूंगी, अंजलि ने कहा। लकी ने उसकी 2 बार जान बचाई थी, ऐसे में वो लकी को अकेला डूबने के लिए कैसे छोड़ सकती थी। उसका मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वो लकी को अकेले छोड़कर नाव में बैठ जाए। सुष्मिता ने भी अंजलि को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात मानने को राजी नहीं थी। सुष्मिता ने गहरी सांस ली और फिर अंजलि के पीछे पीछे बैठ गई। अब नाव पूरी तरह भर चुका था और जाने के लिए तैयार हो गया था। डेक के ऊपर अब सिर्फ मर्द बाकी रह गए थे। हालांकि इनमें इक्का दुक्का औरतें भी थीं जो अपने पति के बिना नाव पर नहीं चढ़ना चाहती थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब नाव पर काफी शांति हो गई थी। इधर जहाज में लहरें उठने लगी। लोग अब नदी की तरफ देख रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक और नाव उस जहाज के पास आकर खड़ी हो गई। लेकिन ये नाव सरकारी नहीं थी, बल्कि किसी का प्राइवेट जहाज था, क्योंकि ये उल्टी दिशा से आ रहा था। वो देखने में काफी छोटा था, वो किसी नाव की तरह ही लग रहा था। जब लोगों ने उस नाव को देखा तो सब लोग फिर से उसमें सवार होने के लिए खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से वो नाव रुकी और उसमें से एक जवान आदमी बाहर निकल कर आया। उसने लाल रंग का फूलों वाला कच्छा पहना हुआ था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 2 लड़कियां भी थी जो कि देखने में तो सुंदर लग रही थी। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि निशांत था। जैसे उसने सुना कि यहाँ इस जहाज के ऊपर 100 ऑनलाइन सेलिब्रिटीज का एक इवेंट होने वाला है तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर से सीधा यहाँ आ गया। फिर उसने नदी के किनारे पर आकर एक नाव मंगवाई और उससे वो यहाँ पहुंच गया। लेकिन जो मंजर उसने देखा उसे देखकर तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। भाई हमें यहाँ से निकाल लो, भाई हमें भी अपने साथ वापस ले चलो, भाई तुम तो अच्छे आदमी नजर आ रहे हो, प्लीज मदद करो हमारी। बाकी लोगों ने निशांत से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी। लकी चलो ना देखते हैं कौन है, अंजलि ने धीरे से लकी से कहा। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से लकी को नाराज ना कर दे। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उस नाव को देखने लगा। उसने जैसे ही देखा कि निशांत नाव पर सवार था तो उसके होश उड़ गए। वो नाव के सबसे करीबी हिस्से पर गया और उसके पीछे पीछे अंजलि और सुष्मिता भी आ गए। अरे मदद कैसे कर सकता हूँ, देख नहीं रहे मेरे पहले ही मेरे बोट में कितनी भीड़ है, और फिर अगर तुम लोग मेरी नाव पर आ जाओगे तो मैं इन लड़कियों के साथ क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करूंगा यार। अभी तुम लोग थोड़ा देर इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें बचाने आ जाएगा, निशांत ने कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन बचे और कौन मरे। वो सबसे पहले सिर्फ अपना कंफर्ट देखता था। निशांत, ठीक इसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आई और निशांत जो कि अंदर जाने लगा था वो अचानक रुक गया। वो पीछे घूमा तो देखा कि लकी भी डेक पर था। जैसे ही उसने लकी को देखा मारे खुशी के पागल हो गया वो। बड़े भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? इनके साथ आप भी फंस गए? आर्मी को बुला लेते ना। चलो अब आओ, जल्दी से मेरे बोट पर आओ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। निशांत ने लकी की तरफ देखा और जोर जोर से अपना हाथ हिलाने लगा। हाँ तू नाव इधर पास लेकर आ, मैं नीचे आ रहा हूँ, लकी ने कहा। वो निशांत के साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन जल्दबाजी में जाने के लिए जैसे ही घूमा इतने में वो अंजलि और सुष्मिता के सामने टकरा गया। लकी प्लीज हमें भी अपने साथ लेकर चलो ना, सुष्मिता ने कहा। अंजलि को लकी की तरफ भी देखने में डर लग रहा था और इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। नहीं रहने दो सुष्मिता, उसे जाने दो, हम लोग पीछे आ रही नाव से आ जाएंगे, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। तुम दोनों भी आ जाओ मेरे साथ, लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर वो नीचे गया और उस बोट पर चढ़ गया। अंजलि और सुष्मिता भी उसके ऊपर चढ़ गए। कुछ लोग जो लकी के पीछे आ रहे थे वो भी लकी की इस तरह नाव में चढ़ने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो चढ़ पाते लकी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम में से एक ने भी नाव में आने की कोशिश की ना, लात मारकर नीचे गिरा दूंगा। ये बात सुनते ही सब लोग घबरा गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अंजलि को भी बाकी लोगों की तरह लकी की सच्चाई का पता चल जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी को जब गुस्सा आया तो उसने अनुराग को उठाकर नीचे की तरफ लटका दिया। एक बार को तो अनुराग की जान उसकी हलक में आ गई। फिर उसने लकी से माफी मांग ली। थोड़ी देर बाद वहां पर निशांत की नाव पहुंची। उसने जैसे ही लकी को देखा तो उसे अपने साथ नाव पर बुला लिया। लकी अपने साथ अंजलि और सुष्मिता को भी ले आया था। उसके पीछे लोग भी आने लगे तो लकी ने एक को भी चढ़ने नहीं दिया। इतनी देर में अनुराग ने देखा कि उसकी दिशा में एक और जहाज आ रहा था और वो उससे भी ज्यादा महंगा नजर आ रहा था। वो खुद भी काफी अमीर था और उसने जिस जहाज के बारे में सुना था
वो किसी अमीर आदमी का ही जहाज था। शायद वो उसे जानता नहीं था, लेकिन अनुराग चाहता था कि वो भी उसे जाने, इसलिए उसने खुद आगे आकर उस जहाज के करीब आते हुए कहा, हेलो भाई, मुझे भी अपने साथ जहाज में आने दो ना। लेकिन अनुराग को अभी भी इस बात का डर लग रहा था कि शायद इसमें वाला इंसान उसे पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए वो थोड़ा दूर जाकर रेलिंग पर चढ़ गया और फिर वहां से हाथ हिलाते हुए बोला, भाई मुझे भी अपने साथ नाव पर ले चलो ना। जैसे उस लड़के ने अनुराग की आवाज सुनी तो घूमकर उसकी तरफ देखने लगा। इधर अनुराग का चिल्लाना भी बंद ही नहीं हुआ था। वो चिल्लाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसकी दिशा में घूमा, अचानक से अनुराग की आवाज उसके गले से बाहर आनी बंद हो गई। वो और कोई नहीं बल्कि निशांत था। निशांत पिछली बार जब मुंबई में मिला था उसे, और वो आज उसकी धुनाई को भूल नहीं पाया था। वो जानता था कि निशांत उससे अभी भी नाराज है। अब क्योंकि लकी और अंजलि निशांत के बगल में खड़े थे, तो अनुराग की सांसें फूल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों उस आदमी के साथ क्या कर रहे थे। उसका निशांत से कहीं कोई रिश्ता तो नहीं था। अगर उसने अंजलि और लकी के साथ जो किया, उसकी शिकायत अगर लकी ने निशांत से कर दी, अनुराग का दिल उसके मुंह में आने को हो गया। उसकी शक्ल देखकर उसके पसीने छूट गए और अचानक से उसके पैर फिसल गए। अब अनुराग से अपना शरीर ठीक से संभाले संभल नहीं रहा था, और इस वजह से वो नीचे पानी में गिर गया। निशांत ने अपनी आंखों से जब ये देखा कि कोई उसकी आंखों के सामने पानी में गिर गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि गिरने वाला आदमी कौन था। ये कोई पागल वागल है क्या? इतना तूफान आ रहा है और इसको नदी में नहाना है? निशांत ने जब पानी के छींटे अपने ऊपर उड़ते हुए देखा तो कहा। लकी और अंजलि को भी एक बार के लिए समझ नहीं आया कि वो गिरने वाला इंसान कौन था। फिर निशांत ने लकी को देखा और बोला, चलो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, कोई इसके लिए पानी का ट्यूब फेंक देना। चलो भैया हम चलते हैं। इसके बाद निशांत की गाड़ी चलनी शुरू हो गई। अब निशांत की नाव यमुना नदी में तैरने को हो चुकी थी। वो नाव नहीं बल्कि एक छोटा मोटा जहाज ही था। लकी, अंजलि, निशांत और सुष्मिता डेक के ऊपर ही बैठे थे। भले ही अंजलि निशांत को जानती नहीं थी, लेकिन उसे देखकर वो समझ गई कि निशांत किसी बड़े घर का लड़का था। उसे देखकर, वो उसकी बातें सुनकर अंजलि को काफी आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वो लकी को बड़ा भाई कह रहा था। उसके मन में ये सवाल आ रहा था कि कहीं लकी भी निशांत के परिवार से तो नहीं। भैया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का कोई इवेंट देखने के लिए आ सकते हो। निशांत ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर अंजलि की जान उसके गले में आ गई। अगर वो लकी को यहाँ अपने साथ जबरदस्ती खींच कर नहीं लाती तो शायद लकी की जान इतनी मुसीबत में नहीं पड़ती। और आप दोनों परम सुंदरियां, अपना अपना इंट्रोडक्शन तो करवाओ। निशांत ने मुस्कुराते हुए अंजलि और सुष्मिता को देखा और फिर मजाक में उनसे कहा, हेलो निशांत सर, मेरा नाम अंजलि है। मैं लकी के साथ उसकी क्लास में पढ़ती हूँ। सर, मेरा नाम ना सुष्मिता है और मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ। अंजलि और सुष्मिता ने अपनी तरफ से अपना परिचय देते हुए कहा। लकी उन दोनों से दूर नदी की तरफ देख रहा था। वहां पर जो कुछ भी हो रहा था उससे लकी को कोई लेना देना नहीं था। निशांत ने उन दोनों की बात सुनी और हाँ में सिर हिलाने लगा। उसके बाद उसने लकी को देखा और बोला, क्या बात है बड़े भैया, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो? लगता है मेरी बात से नाराज हो गए। ठीक है भाई, कम ही बोलूंगा, वरना पता चला मेरी जान ही ले लेंगे ये। नई लड़कियां, ठीक रहेगा ना ये? निशांत अपने पास में खड़ी एक लड़की के गाल खींचते हुए बोला। वो फिर से अपनी लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करने लगा था। क्या अब मुझे मेरी चिट्ठी मिल सकती है? लकी ने तभी अंजलि की तरफ देखा और कहा, ओ हाँ, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर देना। ये रही तुम्हारी चिट्ठी। अंजलि ने तुरंत अपने बैग से डिंपल का लेटर निकाला और लकी को दे दिया। लकी एक बार के लिए उसे ऐसा करते हुए देख दंग रह गया, और फिर उसके पास उसने अंजलि के हाथ से वो लिफाफा ले लिया। उस लिफाफे के ऊपर लकी का नाम लिखा था और उसने उस पर सील लगाई हुई थी। लकी को वो राइटिंग देखते ही समझ आ गई कि वो डिंपल की ही राइटिंग थी। लकी ने गहरी सांस ली और फिर वो लिफाफा खोला। उसने चिट्ठी बाहर निकाली और उसे अपने मन में पढ़ना शुरू कर दिया। लकी, जिंदगी में वक्त कब और कैसे निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। जब हम दोनों शुरुआत में एक दूसरे के साथ थे तो एक दूसरे से यही कहा करते थे कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अब हम साथ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी आवाज अभी भी मेरे कानों में उसी तरह गूंजती है जिस तरह पहले गूंजा करती थी। लेकिन हम दोनों सिर्फ 1 साल के अंदर ही एक दूसरे से अलग हो गए। इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम हमेशा कहा करते थे ना कि चाहे हमारे बीच जो कुछ हो जाए, लेकिन ना तो हम कभी लड़ेंगे ना ही एक दूसरे से अलग होंगे। तुम कहते थे ना कि प्यार में सब कुछ सही या गलत नहीं होता, वो बस होता है। हालांकि हो सकता है कि ये सब तुम्हारे हिसाब से प्यार ना हो, ना ही जो हम दोनों के बीच में था, पर फिर भी हमें इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम लोग जवान हैं और जवान लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। ना ही मुझे तुम्हारी आंखों में वो प्यार नजर आता है, ना ही वो खुशी जो तुम्हें मुझे देखकर हुआ करती थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है लकी, तुम्हारी कसम, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत खुशी होती है। डिंपल ने अपनी चिट्ठी में लिखा था। उसे पढ़ने के बाद लकी एक पल के लिए नदी की तरफ देखने लगा। ना जाने उसे क्या महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंख एक बार के लिए बंद कर दी
और वो गहरी सांसें लिए जा रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोली और फिर उस चिट्ठी को देखने लगा। लेकिन मेरा दिमाग उतना खुला नहीं था जितना तुम्हारा खुला है। चाहे तुम मेरी इस बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाई और ना ही कभी निकाल पाऊंगी लकी। जब से राहुल ने, शिवम ने मुझे छोड़ा, उसके बाद से मुझे तुम्हारी और ज्यादा याद आने लगी। तुमसे अच्छा इंसान ना तो दुनिया में कोई था और ना ही होगा। चाहे मैं तुम्हारे साथ जैसा भी रहती, जो भी खाती, जहां भी जाती, वो मुझे अच्छा लगता। मुझे तुम्हारे साथ रहकर ये समझ आया लकी कि खुशी असल में क्या होती है। मेरी ऐसी कोई जिद नहीं थी जिसे तुमने एक बार में पूरा नहीं किया हो, और इस बात के लिए मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूंगा उतना कम है। मुझे आज भी याद है जब हम घूमने के लिए गए थे और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो तुम्ही ने मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर तक घुमाया था। लोग एक दूसरे से अलग होकर सोचते हैं कि वो आजाद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तो उल्टा ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमसे अलग होने के बाद मुझे समझ आया कि मैं प्यार नाम की खूबसूरत चीज से कितनी अलग हो चुकी हूँ। अब मेरी जिंदगी में प्यार जैसा कुछ नहीं बचा लकी। डिम्पल ने लिखा था। लकी को ये सब पढ़कर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब डिम्पल लिखी थी। लकी ने आगे पढ़ना शुरू किया। लकी, तुम्हारे बिना रह पाना ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने सोचा है कि अब कॉलेज छोड़ देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन मेरे कॉलेज छोड़ देने की बात का दोष तुम अपने आप को मत देना, कभी नहीं। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं यहाँ से एक ऐसी जगह पर जाऊंगी जहाँ पर तुम मेरी आंखों के सामने ना आ सको। इस तरह से शायद ही मैं तुम्हें भुला पाऊं। उम्मीद है कि हम लोग फिर से जल्द मिलेंगे। तब तुम अपनी पत्नी के साथ होगे और मैं अपने पति के साथ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तब तक हम दुश्मन नहीं, दोस्त होंगे। डिम्पल की चिट्ठी पढ़ने के बाद लकी को अपने दिल में काफी सुकून महसूस होने लगा। वो अब ठीक महसूस कर रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके और डिम्पल के रिश्ते में जो एक तरह की जकड़न आ गई थी वो अब गायब हो गई। लकी ने अपनी उंगलियों से उस चिट्ठी को पकड़ा और थोड़ी देर बाद वो उड़ गई। लकी उस चिट्ठी को जाते हुए देख रहा था, इस उम्मीद के साथ कि अब डिम्पल भी उसे माफ कर देगी। इधर वो नाव भी थोड़ी देर बाद अपने किनारे पर पहुंच चुकी थी। नीचे उतरने के बाद अंजलि और सुष्मिता ने देखा कि लकी उन दोनों को कोई भाव नहीं दे रहा था, ना ही वो उन दोनों की तरफ देख रहा था। उन्हें समझ आ गया कि लकी भी उनसे बात नहीं कर रहा था और इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल चुकी थी। निशांत ने भी बाकी लड़कियों को होटल भेज दिया। निशांत बड़े दिनों बाद लकी से मिल रहा था। ऐसे में वो बिना बात किए उसे जाने देना नहीं चाहता था। उस वक्त तक सुबह के 3 बज चुके थे और सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। निशांत को एक छोटी सी दुकान नजर आई और वहां से उसने कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान ले लिया। उसके बाद दोनों भाई एक बंद बिल्डिंग के पास आकर बैठ गए। भैया, आपको ये सब देखकर अजीब नहीं लगता? निशांत ने अपने हाथ से अपने बैग में रखी एक बियर की बोतल खोलते हुए कहा। वो बचपन से काफी बिगड़ा हुआ बच्चा था। हमेशा ही बड़े बड़े होटल्स में खाना खाता था और आज पहली बार वो इस तरह किसी बंद बिल्डिंग के सामने बैठकर बियर पी रहा था। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैंने ना जाने कितनी बार ऐसी जगहों पर बैठकर खाली ब्रेड खाई है, लेकिन कितने साल मैंने बस ऐसे ही गुजार दिए, समझे? लकी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, अरे बड़े भैया, आप तो महान हो महान। लेकिन एक बात बताओ, आज आप यहाँ इस प्रोग्राम में क्या करने आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाभी के अलावा भी किसी और के साथ लगे हुए हो? निशांत ने मजाक में लकी से पूछा। जैसे ही निशांत ने उसके सामने राधिका का नाम लिया तो लकी का दिल बैठ गया। उसे उसकी याद आई, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा था। उसने सिर्फ अपनी बोतल उठाई और चीयर्स कर लिया। बड़े भैया, आपको क्या हुआ है? निशांत ने लकी के इस अजीब से व्यवहार को देखते हुए पूछा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर उसे याद आया कि अभी थोड़ी दिन पहले ही राधिका के साथ क्या हुआ। उस चीज को याद करते वो पूरी तरह से चिंता में आ गया। कल ना मुझे मेरी भाभी से मिलना है, मुझे मेरी भाभी से मिलने के लिए ले चलो, निशांत ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। अब उसकी इस मांग के जवाब में लकी क्या कहने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अनुराग ने जब देखा कि एक जहाज उसके पास आकर रुक गया था तो वो भी उसमें चढ़ने के लिए पागल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उस जहाज पर और कोई नहीं बल्कि निशांत बैठा हुआ था तो उसके तो होश उड़ गए और वो नीचे गिर गया। इधर लकी, जो कि काफी देर से डिम्पल की चिट्ठी का इंतजार कर रहा था, आखिरकार उसे उसकी चिट्ठी मिल चुकी थी। उसे पढ़ने के बाद वो हल्का महसूस कर रहा था। जब निशांत और लकी आराम से बैठकर बियर पी रहे थे तो अचानक निशांत ने राधिका से मिलने की जिद पकड़ ली। तुम अभी राधिका से नहीं मिल सकते, लकी ने कहा। जैसे ही लकी ने निशांत से ये बात कही तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ही जुबान उसके दिल में किसी खंजर की तरह घुप गई थी। उस बात में वो एक भी शब्द खुद के कानों से सुनना नहीं चाहता था, लेकिन सुने बिना तो उसके पास कोई चारा भी नहीं था। क्या मतलब है आपका? अब भाभी ठीक है ना? कहाँ है वो? निशांत ने अपनी बियर की बोतल नीचे रख दी और वो बस लकी की तरफ घूरते हुए देखने लगा। इधर लकी भी समझ गया था कि अब वो निशांत से कुछ भी छुपा नहीं सकता। वो भी थोड़ा सा नशे में था और राधिका की याद से उसकी खुद की आंखें भर आई थी। सब मेरी गलती है यार। पिछली बार
जब तेरी भाभी बंबई से वापस आई थी ना, तो उसी की ग्रुप की लड़की ने उसके साथ बेईमानी करके किसी गुंडे के साथ उसे फंसा दिया। उसने मेरा नाम लेकर एयरपोर्ट से उठा लिया उसे और उसे होटल ले गया। और इसके बाद की कहानी लकी से सुनाई नहीं जा रही थी, इसलिए वो खामोश हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही घाव पर लगी हुई पपड़ी को खोल रहा था। उसके बाद क्या भैया? निशांत ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। उसके बाद उसने बदतमीजी की यार। लकी ने बड़ी हिम्मत करके निशांत के सामने ये बात सामने रखी। क्या? उस हरामी की इतनी औकात? उसे जिंदा रहना है या नहीं रहना है? मुझे उसका नाम बताओ, अभी के अभी जान ले लूंगा साले की। निशांत का गुस्सा उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। वो अभी के अभी उस आदमी की जान लेना चाहता था। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और अभी भाभी कहाँ है? वो ठीक है? निशांत खुद भी बहुत घबरा गया था। वो इससे पहले कि लकी कुछ आगे कहता, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल को मानो 1000 चींटियों ने काट लिया था। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत वापस पटोरी और निशांत की तरफ देखते हुए बोला। उसका कमरा 4थे माले पर था और वो वहां की खिड़की से नीचे गिर गई यार। उसके बाद 2 अनजान लोग आए और उससे अपने कार में बैठा कर ले गए। तब से तलाश में लगा हूँ उसकी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल सका उसका। क्या? भाभी कहाँ? इस बात की अभी तक कोई खबर नहीं लग पाई? निशांत का दिमाग जैसे किसी बम की तरह फट गया था। उसे फिर से वो दृश्य याद आ गए जब उसकी वो सीधी और शांत और भोली भाली सी भाभी को अनुराग और उसके लोग परेशान करने में लगे हुए थे। लेकिन जब उसने ये सुना कि उसकी भाभी गायब है, तो निशांत का तो दिमाग खराब हो गया। उसे लकी के लिए चिंता भी हो रही थी, लेकिन साथ में उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? निशांत ने जैसे गुर्राते हुए पूछा। मैं यार कब से ढूंढने की कोशिश में लगा हूं उसे। मैं इस बार रुस्तम से भी बात कर चुका हूँ और सारी फोर्सेस उसे ढूंढने में लगा दिया है उसने, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है उसकी। मैं वसीम और बाकी लोगों को भी इस काम पर लगा रखा है, पर कहीं से कोई जवाब नहीं। जैसे ही उन्हें राधिका की कोई खबर मिलेगी ना, सीधा मेरे पास भागते हुए आ जाएंगे, लकी ने कहा। लेकिन अभी भी उसकी आंखों में शर्म महसूस हो रही थी। बस हो गया, अब हो गया, ठीक है? आपसे कुछ नहीं हो सकता बड़े भैया। मैं आपको क्या समझता था और क्या निकले यार? निशांत ने फिर से गुस्से में कहा। लेकिन निशांत की तरफ देखे जा रहा था। निशांत ने आज तक उसके सामने ऐसे बात नहीं की थी। आपको मालूम भी है ना कि जब भाभी ऑडिशन के लिए आई थी तब यहाँ उनके साथ क्या हुआ था? आपको पता है कि मेरी भाभी के साथ इन लोगों ने कितना बदतर सलूक किया था और इन्होंने इनके ऊपर पानी में जहर मिलाया, जिनसे भाभी के पेट में तेज में दर्द शुरू हुआ। इसके बाद एक घटिया आदमी ने एक घटिया से कुत्ते से भाभी को कटवा दिया और मैं उस दिन अगर ठीक टाइम पे नहीं आता ना, तो शायद भाभी आज जिंदा ना होती। वो कुत्ता उन्होंने नोच नोच कर खा जाता। हाँ मुझे मालूम है, सब मालूम है मुझे निशांत, लकी ने कहा। उसने भी राधिका की डायरी पढ़ी थी। उसे जब भी मौका मिल पाता तो वो राधिका की डायरी खोलकर बैठ जाता था। आपको मालूम नहीं है कि आप कितने बड़े मूर्ख हो भैया, निशांत ने फिर से कहा और फिर अपने हाथ से बियर की बोतल गिरा दी। वो नशे में तो था ही, साथ ही गुस्से में भी था। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने लकी का कॉलर पकड़ लिया। आपको मालूम भी है कि आपने उन्हें खो दिया है आपने उन्हें, निशांत ने कहा और लकी को एक जोरदार धक्का दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। आपने खो दिया है उन्हें और उसके बाद भी आप ये सब किए जा रहे हो। क्या कर रहे हो आप ये? रुस्तम और वसीम को बोलने के बाद आपका क्या काम खत्म हो जाता है? बस इतना ही है आपका काम? हाँ क्या आपने किया? हाँ क्या आपने किया जिससे वो मिल सके? खुश हो आप? हाँ? निशांत ने फिर से लकी को कॉलर पकड़कर उठाते हुए कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, मुंह में जुबान है या नहीं आपकी? इतने में आसमान में से एक जोरदार आवाज हुई और बिजली कड़कने के साथ बादल गरजने शुरू हो गए। तेज बारिश ने दोनों के चेहरे को भिंगा दिया था। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता ना कि आप भाभी का ध्यान नहीं रख सकते हो, तो मैं उन्हें अपने साथ रख लेता, अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। भाई तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ, लकी ने कहा, मानो वो सच में निशांत की बातें सुनने के बाद नींद से जाग गया था। क्या कहा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, निशांत उसके कानों में जोर से गुर्राते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने बड़े भाई नहीं बल्कि छोटे भाई से बात कर रहा था। निशांत की आवाज बादलों से भी तेज गरज रही थी। हाँ भाई हाँ, मैं अभी भी आ जाऊंगा और राधिका को कहीं से भी ढूंढ कर लेके आऊंगा। अगर मुझे धरती के इस कोने में भी जाना पड़ा ना, वहां भी जाऊंगा, लेकिन मैं उसे लेकर आऊंगा, लकी ने भी निशांत की तरह गुर्राते हुए कहा। शाबाश, ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए आदमी को, निशांत ने लकी को देखकर कहा और फिर उसकी कॉलर पकड़कर बोला। अगर आप भाभी को ढूंढ कर नहीं ला पाए ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बड़ा भाई भी था, निशांत ने कहा और फिर कोने में जाकर बैठ गया। लकी अभी भी उसी जगह खड़ा था। आसमान में भारी बारिश उसके ऊपर गिरे जा रही थी और उसका पूरा शरीर भीग चुका था।
जब निशांत ने उसकी आत्मा को जगाया, उसके बाद लकी को होश आया। राधिका के चले जाने के बाद इतने दिन तक आखिरकार वो कर क्या रहा था? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किन चक्करों में उलझा हुआ था। अब वो जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ लेना चाहता था और उसे अपने साथ लेकर वापस आना चाहता था। अगले दिन लकी ने यह तय किया कि वो खुद ही राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। वो सबसे पहले अपने घर गया, वहां से अपने लिए राधिका की कुछ चीजें उठा ली। दोपहर में वो अपनी सासू माँ के लिए 2 मुर्गे लेकर आया और उन्हें दे दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो दिल्ली जा रहा था। अगर वो उसे ये बताता तो शायद वो उसे जाने नहीं देती। उसके बाद उसने अपने कमरे में से 1-2 जोड़े कपड़े उठाए और फिर अपने शोरूम और अपनी अपनी बिल्डिंग पर एक बार अरेंजमेंट्स देखने चला गया। इसके बाद लकी ने टैक्सी ली और विश्राम गेस्ट हाउस पर राधिका की डायरी लाने के लिए चला गया। वहां पर वो रुस्तम और वसीम से मिला और उनसे बात करके निकलने लगा। जैसे ही उसने कमरे में से डायरी उठाई और बाहर आने लगा तो उसने देखा कि वसीम बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। लकी सर, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द राधिका मैम को ढूंढ लेंगे। अगर आप अकेले उन्हें ढूंढने निकल जाएंगे ना तो खतरा और बढ़ जाएगा। मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपके भले के लिए कह रहा हूँ सर। वसीम नहीं चाहता था कि वो अकेला राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाए, इससे लकी की जान को खतरा हो सकता था। नहीं वसीम, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। वैसे भी पिछले सालों से मैंने दुनिया बहुत देखी है। मैं किसी भी हाल में रह सकता हूँ, जी सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। और रुस्तम जी कहाँ चले गए? वो भी यहीं पर थे ना? लकी ने वसीम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही लकी ने यह सवाल किया, इतने में रुस्तम अंदर से आया। उसका चेहरा काफी खिला हुआ था। लकी सर, मेरे पास एक खबर है, मेरे पास एक खबर है लकी सर। रुस्तम ने मानो उछलते हुए कहा। क्या खबर है, बताओ। लकी ने जैसे ही देखा कि रुस्तम काफी खुश नजर आ रहा था तो उसके साथ साथ वो भी खुश हो गया। रुस्तम जी, आप राधिका से जुड़ी कोई खबर लेकर आए हो क्या? हाँ हाँ सर, रुस्तम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और उसकी स्क्रीन लकी के सामने कर दी। उसमें एक छोटा फोटो था। उस फोटो में किसी ने एक मोबाइल थामा हुआ था। लकी उस फोन को देखते ही समझ गया कि वो राधिका का फोन था। वो उसे देखकर इतना उत्साहित हो गया कि वो अब उससे आगे कुछ बोलने वाला नहीं था। उसने बस स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाई और एक बार और कंफर्म करने के लिए देखते हुए बोला, ये राधिका का फोन है रुस्तम जी। सर, हमारे लोगों को ये मोबाइल जयपुर में मिला था। जब हमने उस पे लगा हुआ ये फिंगरप्रिंट्स की जांच करवाई ना तो पता चला कि ये तो राधिका मैडम का फोन है। अब जब हमें फोन मिल गया ना तो निश्चित ही राधिका मैडम की खबर भी जल्द मिल जाएगी सर। मुझे लगता है ना कि हो ना हो जयपुर में ही होंगी कहीं। मैं अब जयपुर में उन्हें ढूंढने के लिए काम शुरू करता हूँ। हमारे पास जल्द ही राधिका मैडम की कोई ना कोई खबर तो हो जाएगी सर। ठीक है, जब तुम राधिका को ढूंढ कर लाओगे तो मैं उस दिन आप सब लोगों को एक इनाम दूंगा, लकी ने कहा। वो मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा था। अरे लकी सर, ऐसी कोई बात नहीं है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपके परिवार के आगे हम लोग काम आ सकते हैं, उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है सर। वैसे लकी सर, आप जब उनकी खबर मिल चुकी है तो आपको अपनी तरफ से जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप आराम कीजिए बस, रुस्तम ने कहा। नहीं रुस्तम, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा। पहले तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझे कहाँ जाकर राधिका को ढूंढना है, लकी ने कहा। फिर उसके बाद उसने रुस्तम से फोन के बारे में और जानकारी ली और घड़ी में देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। रात में वहां जाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए लकी फिर से अपने कमरे में आ गया और अगले दिन जयपुर की ट्रेन का टिकट बुक कराया। उसके बाद वो खाना खाना चाह रहा था। खाना खाकर वो सोने ही वाला था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। वो नंबर लकी के फोन में सेव नहीं था और ना ही वो उस नंबर को पहचान रहा था। किसका नंबर था वो? क्या नया ट्विस्ट आने वाला था कहानी में? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी सब लोगों को किनारे लगाने के बाद में निशांत और लकी एक सुनसान बिल्डिंग के बाहर शराब पीने के लिए बैठ गए थे। जब लकी ने वहां पर निशांत को राधिका के बारे में बताया तो उसका दिमाग फटकर उसके हाथ में आ गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने लकी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर लकी को भी तैश आ गया और उसने तय किया कि वो अब राधिका को ढूंढने के लिए अकेला निकल जाएगा। पर अगले ही दिन रुस्तम ने उसे राधिका की एक खबर सुनाकर खुश कर दिया। लकी को पता चल गया कि वो जयपुर में थी और वो अगले दिन उससे मिलने जाने वाला था। लेकिन जैसे ही वो सोने को था, अचानक से उसका फोन बजने लगा। हेलो लकी, मैं पूजा बोल रही हूँ। उधर से एक लड़की की आवाज आई। कौन पूजा? लकी ने पूछा। पूजा हिमांशी की दोस्त। जैसे ही उसने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसे याद आया कि ये हिमांशी की वही दोस्त थी जो लकी के बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी। हाँ पूजा बोलो। लकी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें रात को परेशान करा। पूजा ने काफी ध्यान से कहा। पिछली बार जब वो लोग हिमांशी के घर पर मिले थे तो उसने भी लकी की फरारी देख ली थी और उसने भी ये देख लिया था कि उसने शिवानी के मंगेतर की फरारी को कैसे चकनाचूर कर दिया था।
लकी काफी अमीर आदमी था और उसके पास अपनी खुद की एक नई फरारी थी, और अब पूजा को ये मानने में कोई दो राय नहीं थी। उल्टा उसे तो इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने लकी के साथ अब तक जो किया कितना गलत किया। क्या बात है, बोलो, लकी ने कहा। लकी, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया ना क्योंकि मैं हिमांशी के बारे में तुमसे बात करना चाह रही थी। पिछली बार जब हम लोग उसके घर पर उसकी पार्टी में मिले थे तो उसके बाद से ना हिमांशी खामोश हो गई है। ना तो वो कहीं बाहर जाती है, ना ही किसी से बात करती है। सारा दिन बस अकेले बैठी रहती है अपने घर में, और अब पता नहीं क्या करती रहती है। जब भी मैं उससे मिलने जाती हूँ ना तो देखती हूँ कि उसकी आंखें लाल हैं, सूजी हुई हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर ना मुझे बहुत डर लग रहा है लकी। जैसे ही पूजा ने लकी का जिक्र किया तो लकी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक से उसकी आंखों के आगे हिमांशी की मुस्कान और उसका चेहरा नजर आने लगा। मुझे मालूम है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान हो गई है। प्लीज अगली बार जब भी तुम्हें टाइम मिले ना तो क्या तुम उससे मिलने के लिए आ सकते हो लकी? अगर उसका ये हाल रहा ना तो बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी उसकी। पूजा ने हिमांशी के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा। इधर लकी ने उसका फोन रखा और उधर कोयल ने भी कश्मीरा को फोन मिला दिया। कश्मीरा के जरिए कोयल को इस बात की खबर लगी कि लकी दिल्ली छोड़कर जा रहा था, और ये सुनकर वो चौंक गई। अब जब कोयल ने अपने मन में ये मान ही लिया था कि लकी उससे ज्यादा और किसी को पसंद नहीं करता, तो उसके मन में वो बात चलने लगी कि वो लकी की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। वो लकी से मिलना चाहती थी, जल्द से जल्द उसके सामने अपनी हाँ जाहिर कर देना चाहती थी। अगर उससे पहले लकी उसे कहता कि वो उसे पसंद करता था तो उसमें भी कोयल को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से कोयल ने लकी की कोई खबर नहीं सुनी, और फिर अब जब उसे पता चला कि लकी दिल्ली छोड़कर जा रहा था तो कोयल की दिल की धड़कन और तेज हो गई कि अगर लकी को इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की के सामने आ गया तो उसे कहीं उसके लिए कुछ महसूस ना होने लगे। वो इस बात को सोच सोच कर और ज्यादा परेशान और उदास हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसे कोई न कोई तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। इससे पहले कि लकी दिल्ली छोड़कर निकले, वो उसे बता देना चाहती थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहती थी। भले ही वो उसे ये ना कह पाए तो भी कम से कम उससे अपना रिश्ता तो सुधार ही लेना चाहती थी। अगर वो इतना भी कर लेती तो लकी को फोन करने के बहाने वो उससे बात तो करने लगती। कोयल ने काफी देर तक अपने दिमाग में ये सब सोचा और फिर आखिरकार लकी को फोन मिला दिया। जैसे ही लकी ने देखा कि आगे से कोयल उसे फोन कर रही है तो पहले तो उसे काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उसने फोन उठा लिया। लकी, छुट्टियों के बाद मैं अपने घर पे ना काफी बोर हो रही हूँ। मेरे सारे दोस्त भी घर चले गए लेकिन मैं यहाँ अटक गई यार। ऐसे में क्या मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर चल सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, घूमने चले? कोयल ने बहुत ही शर्माते हुए कहा। नहीं नहीं कोयल, मैं नहीं चल सकता, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, लकी ने सॉफ्ट लहजे में कहा। उसे इस वक्त राधिका के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। इधर कोयल का दिल उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। अच्छा हुआ कि उसने फोन मिला लिया, कम से कम इस बात की पुष्टि तो हो गई कि लकी सच में जाने वाला था। तुम दिल्ली में नहीं हो, कहीं जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ, मैं भी आ जाती हूँ तुम्हारे साथ। भले ही कोयल ने खूब दबाने की कोशिश की, फिर भी उसकी बेचैनी उसकी जुबान पर आ ही गई। नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, वैसे भी मुझे कुछ पर्सनल काम है। कल सुबह 11 बजे की गाड़ी से निकल रहा हूँ, मुझे जयपुर में कुछ काम है, लकी ने कहा। अब अगर वो राधिका को लेने जा रहा था तो उसमें कोयल को साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन जैसे ही कोयल ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसने तुरंत कहा, अच्छा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि सुबह 11 बजे की गाड़ी काफी जल्दी हो जाएगी? तुम चाहो तो थोड़ा देर करके भी निकल सकते हो ना। वैसे भी यहाँ से जयपुर ज्यादा दूर तो है नहीं, और अगर तुम देर से निकलते हो तो हम थोड़ी देर के लिए मिल भी लेंगे। तुम चाहो तो कॉलेज के पीछे वाले तालाब पर मिल सकते हैं हम लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ, आ सकते हो? इस लड़की ने फिर से लकी को दुविधा में डाल दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना है। क्या हुआ, मैं जिस तरह तुमसे बात किया करती थी या मैं तुम्हारे साथ जो भी किया करती थी उसकी वजह से तुम नाराज हो क्या? उधर से कोयल ने पूछा। उसकी आवाज रुआसी सी हो गई थी। फिर उसने उसे आंसू भरी आवाज के साथ कहा, अगर तुम कहीं और चलना चाहते हो तो वहां भी चल लेंगे लकी। कोयल ने कहा, नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए तालाब पर ही आ जाता हूँ और उससे मेरे ज्यादा टाइम नहीं है वैसे भी, इसलिए जो भी बात करनी हो ना जल्दी कर लेना। लकी के दिल में उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी सी दरार तो आ सकती थी, लेकिन फिर भी वो अपने सीधेपन का फायदा पूरी तरह से कोयल को उठाने नहीं देना चाहता था। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो 4-5 मिनट या 4-5 घंटे मुझे अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, कल सुबह 9 बजे तालाब के पास मिलते हैं, ठीक है? कोयल ने कहा। उसकी आवाज फिर से कोयल जैसी हो गई थी। नहीं, 9 बजे का नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी उठ भी पाऊंगा, लकी ने इधर से कहा। वो सुबह 9 बजे हिमांशी से मिलने के बारे में सोच रहा था। ऐसे में वो कोयल से मिलने नहीं जा सकता था। वो 1 घंटे पहले हिमांशी को निपटा देना चाहता था और उसके बाद वो कोयल से मिलने वाला था। फिर वो अपनी गाड़ी पकड़कर जयपुर के लिए रवाना हो जाता। ठीक है, तो फिर तुम बताओ कितने बजे मिलोगे? सुबह 10 बजे के आसपास ठीक रहेगा? कोयल ने कहा। लकी ने उसकी बात पर हाँ कर दी और फिर कोयल ने फोन काट दिया। इधर वो अपने हाथ से अपना फोन पकड़े बैठी थी
और लकी की डिब्बी देखी जा रही थी। उसे देखकर वो बार बार खुश हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी की 11 बजे की गाड़ी थी और फिर भी वो कोयल से मिलने के लिए 10 बजे आने वाला था। वो सच में उसे पसंद करता था। कल वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली थी और लकी के साथ अपने रिश्ते की गाड़ी को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने की सोच रही थी। अगले दिन कोयल सुबह 8 बजे ही तालाब पर पहुंच गई और उसके पास में एक लंबा सा आदमी खड़ा था। वो पूरी रात सिर्फ यही सोच रही थी कि उसने लकी के साथ जितना भी वक्त गुजारा वो काफी कम था। ऐसे में लकी को इतना जल्दी प्रपोज तो नहीं कर सकती थी वो। फिर कोयल ने अपना दिमाग दौड़ाया, खूब दौड़ाया और इस बारे में सोचने लगी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए जिससे खुद लकी ही उसे आगे आकर प्रपोज करते। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब वो लकी से बात करने लगती तो एक नकली गुंडा आकर उसे परेशान करता और फिर लकी उस गुंडे को पीटकर कोयल की जान बचा लेता। उसे लग रहा था कि इस बहाने से अगर लकी ने नहीं तो खुद से ही लकी को प्रपोज कर देती। या ये भी हो सकता था कि कोयल को फिर से खतरे में देखकर लकी का दिल भी घबरा जाता और वो उसे अपने दिल में आखिरकार बैठा ही लेता। अगर लकी ऐसा नहीं करता तो भी कोयल बातों बातों में उसके मुंह से तो निकलवा ही लेती। मैंने जो कुछ कहा था वो सब तुम लेकर आए हो ना? कोयल ने अपने पास खड़े उस लंबे से आदमी से पूछा। अरे चिंता मत करिए मैडम, आपने जो कहा था सब कुछ लेकर आया हूँ। ये मेरा मुंह ढकने के लिए मोजा, ये चाकू जिसमें ब्लेड ही नहीं है, और ये है नकली खून जो कि फिल्मों में इस्तेमाल होता है। उस लंबे आदमी ने एक एक करके चीजें कोयल के सामने रखते हुए कहा। यही सब वो सामान था जो आज उसके ऊपर इस्तेमाल होने वाला था। ध्यान रहे ये सब उसकी नजरों में नहीं पड़ना चाहिए। वो तुम्हें मारना शुरू करे उससे पहले तुम उसे थोड़ा सा छकाना, एकदम से उसके हाथों में मत आ जाना। उसके बाद फिर खुद को उसे पकड़ा देना। मेरी बात समझ आ गई ना? कोयल ने फिर से उस आदमी से कहा। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं सब समझ गया हूँ। मैं आपको ऐसे छेड़ूंगा ना कि आप भी बोलोगे कि वाह वाह क्या छेड़ दिया यार। हम लोग फिल्म की शूटिंग में ना खूब ये सब काम करते हैं। लड़की छेड़ना तो हमारा रोज का काम है यार। और हम लोग मार भी एकदम ईमानदारी से खाते हैं मैडम। मतलब सामने वाले को लगने नहीं देते कि साला मुक्का में दम ही नहीं है। बराबर हाँ, करते करते हम लोग ना। उस आदमी ने कोयल से कहा। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो। अब वो आ गए, उससे पहले एक बार मुझे करके दिखाओ कि तुम क्या करने वाले हो, ताकि वहां पर कोई गड़बड़ ना हो सके। कोयल ने कहा और फिर तालाब के किनारे आकर खड़ी हो गई। उसका मुंह झील की तरफ मुड़ा हुआ था। मैं यहाँ हूँ मैडम, आ रहा हूँ। उस आदमी ने अपने चेहरे पर वो काला मोजा पहन लिया। वो अपने हाथ में चाकू लिया और फिर कोयल की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसके बाद उसने कोयल के गले में अपना हाथ डाला और वो चाकू उसकी गर्दन में अड़ा दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, लकी मेरी मदद करो, बचाओ। कोयल ने अपनी तरफ से जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी फोन करके। इतनी देर में एक आवाज पीछे से आई। कोयल ने अपनी गर्दन को हल्का सा मोड़ा। फिर उसने देखा 2 लड़कियां उसे थोड़ी दूर पर खड़ी थी। वो 2 लड़कियां कोई और नहीं बल्कि पूजा और हिमांशी ही थी। जब उन दोनों ने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो वो चौंक गई। हिमांशी को उसे इस हाल में देखकर थोड़ा सा तो डर लगने लगा। वो उसे इस बात का बहुत डर लग रहा था कि उसने कोयल की गर्दन पर चाकू रख दिया था और अगले ही पल वो चाकू उसकी गर्दन के पार होने वाला था। उसे मालूम नहीं था ये हो क्या रहा था, इसलिए उसने उसे रोक दिया। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोयल हिमांशी को समझा पाती और इतने में लकी भी आ जाता क्या? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? लकी ने ये तो तय कर लिया था कि वो राधिका को लेने के लिए जयपुर जाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इतने में उसे 2 फोन एक साथ आ जाएंगे। पहले तो हिमांशी की दोस्त पूजा ने उसे मिलने के लिए बुला लिया और फिर इसी लाइन में कोयल का भी नंबर आ गया। कोयल आज उसे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। वो अपने साथ एक लंबे आदमी को लेकर आई थी जो फिल्मी स्टाइल में उसे किडनैप करने वाला था। रिवर्स करने के लिए जैसे ही उसने उसकी गर्दन पर चाकू रखा तो पीछे से हिमांशी और पूजा के मुंह से चीख निकल आई और उन्होंने पुलिस बुलाने की धमकी देनी शुरू कर दी। पूजा ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना फोन तो निकाल लिया और बस थरथराती हुई उंगलियों से पुलिस को फोन करने लगी। अरे सुनो बहन, पुलिस को मत 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 बुलाओ। इतने में तुरंत कोयल ने उन्हें रोकते हुए कहा और फिर उस लंबे आदमी की तरफ देखने लगी। तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है यहाँ पर? हटना गधे। उस आदमी ने अभी भी अपना हाथ कोयल की गर्दन में डाला हुआ था। उसकी बात सुनते ही तुरंत उस आदमी ने अपना हाथ हटा लिया। कोयल मुस्कुराने लगी और फिर हिमांशी और पूजा के साथ आते हुए बोली, आप इसे गलत समझ रही हैं, ये कोई गुंडा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। कोयल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे यहाँ पर लोग भी मिल सकते थे। कॉलेज में छुट्टियां चालू हो चुकी थी और इसी वजह से उसे लगा कि यहाँ पर भीड़ नहीं होगी। ऐसे में कोयल को ये खेल खेलने का डर भी नहीं था, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने उसका खेल ही बिगाड़ दिया। मजाक कर रहे थे? ये किस तरह का मजाक था? हिमांशी और कोयल उसकी बात सुनकर थोड़ा सा तो चौंक गए।
उनकी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किस तरह की मजाक की बात कर रहे थे। उन्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी जब यूनिवर्सिटी का लग ही नहीं रहा था तो फिर वो यहाँ इस तालाब के पास इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा था। लेकिन हिमांशी और पूजा को लगा कि वो शायद ज्यादा सोच रही थी। वो कोयल को नहीं जानती थी और इसलिए वो कोयल के मजाक को भी नहीं जानती थी। हिमांशी धीरे से मुस्कुराई और फिर बोली, सॉरी, हमने आपका मजाक खराब कर दिया। आप चाहें तो आगे और मजाक कर सकती हैं। यू कंटिन्यू। इतना भर कहने के बाद हिमांशी और पूजा वहां दूर लगी बेंच पर जाकर बैठ गए। कोयल फिर से उस आदमी के पास गई और दोनों उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करने लगे। घड़ी में लगभग 9 बज चुके थे। उसने देखा कि वहां दोनों लड़कियां अभी भी बेंच पर बैठी हुई थी और वहां से तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब अगर थोड़ी देर में लकी वहां आ जाता तो सारा खेल खराब हो जाता। लेकिन ये लड़कियां इस बात को समझने के लिए राजी ही नहीं थी। उन्हें पता भी कैसे होता। कोयल को अब उन दोनों की चिंता होने लगी। 2-4 मिनट इंतजार करने के बाद हिमांशी के पास कोयल गई और बोली, आप दोनों यहाँ काफी देर तक बैठी हुई हैं, थक नहीं गई? वैसे झील बहुत सुंदर है, आप चाहें तो थोड़ा इधर उधर वॉक करके देख सकती हैं। उधर चाय नाश्ते की ना अच्छी दुकानें हैं। नहीं थैंक यू, असल में हम किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हिमांशी ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। कोयल ने अपने मन में कहा कि जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसे ना कुछ गड़बड़ होने की भनक हो रही थी। वो समझ गई थी कि ये दोनों लड़कियां तो यहाँ से हिलने वाली नहीं थी। लेकिन थोड़ी ही देर में इधर लकी भी आने वाला था। ऐसे में कोयल को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ठीक तो बहने, हम थोड़ी देर के लिए ना इधर रिहर्स करेंगे, लेकिन अगर कोई आए तो उन्हें लगे कि ये सब असली हो रहा है ना, तो उन्हें लगने देना प्लीज। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ बताना मत उन्हें, ठीक है? कोयल ने फिर से मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा। इसके अलावा अपना राज छुपाने का उसके ऊपर कोई चारा ही नहीं था, कुछ बचा ही नहीं था उसके पास। अब मैं समझी नहीं। हिमांशी ने कोयल की तरफ कंफ्यूज होते हुए देखा। अरे कैसे समझाऊं इन्हें? सुनिए, कोयल ने अपनी दांतें भींचते हुए कहा। अब पानी उसके सिर के ऊपर जाने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा कि अब ये बातें इन दोनों को बताए बिना नहीं रहा जा सकता। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बोली, देखो मेरी बहन, बात ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है जो अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पे आने वाला। वो मुझे काफी पसंद करता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो मुझे सीधा सीधा नहीं ये बोल सके कि मुझे वो पसंद करता है। इसलिए मैं इस आदमी को अपने साथ लेकर आई हूँ। ये मेरे ऊपर झूठ मूठ का हमला करेगा, फिर ये झूठ मूठ का चाकू मेरे ऊपर रखेगा और मेरी गर्दन से ना झूठ मूठ का खून बहने लगेगा। इसको ऐसा देखकर मेरा दोस्त को गुस्सा आएगा और वो इसे मारेगा और इसके बाद हो सकता है कि वो मुझसे कह दे कि वो मुझसे प्यार करता है। बस बात इतनी सी है। कोयल ने हिमांशी के पास बैठकर पूरी बात समझाते हुए कहा। अच्छा। उसकी बात सुनकर हिमांशी और पूजा दोनों चौंक गई। अरे इसमें इतनी चौंकने वाली कोई बात नहीं है, बस तुम किसी को बोलना मत। देखो ऐसी बात है ना कि वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन मैं भी उससे कहने की ना हिम्मत नहीं कर पा रही कि मैं खुद भी उसे पसंद करती हूँ। मैं एक लड़की हूं ना, समझ रही है ना तू? अगर मैं अपनी तरफ से कन्फेस भी करना चाहूं ना तो मुझे काफी अलग माहौल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में यहाँ सबके सामने, इसलिए मैंने किसी को बोला कि वो आए और मेरे इस काम में मदद कर दे। कोयल को ये सब कहने में किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वैसे भी लकी कुछ ज्यादा ही अमीर था और कोयल जैसी हजारों लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी। ऐसे में कोयल अपने हाथ से इस मौके को तो जाने नहीं देना चाहती थी। नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम इस तरह उसे धोखा दे रही हो? हिमांशी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। मैं इस चीज को अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद करता है और मैं खुद भी उसे पसंद करती हूँ। आखिर में तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं ना, तो फिर इस काम में देरी क्यों करने यार? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। वैसे भी इसमें काफी देर हो चुकी है। अब मैं इस आदमी का इस्तेमाल करके ना इस खेल को खत्म ही कर देती हूँ। तो इसमें चीटिंग कैसे हुई? कोयल ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, वैसे एक और बात बताऊं, तुम ना काफी सुंदर हो। तुम्हें भी अपने लिए ना किसी को तो देख ही लेना चाहिए। कोयल ने हिमांशी का सुंदर सा चेहरा देखते हुए कहा। उसका चेहरा सच में काफी सुंदर था। फिर उसके पहनावे और रहन सहन से ऐसा लग रहा था कि वो काफी अमीर थी, इसलिए उसके ऊपर भी कोई लड़का फिदा हो सकता था। जैसे ही हिमांशी ने कोयल के मुंह से ये बात सुनी तो थोड़ा सा चौंक गई और एक पल के लिए उसका दिमाग ही पटरी से उतर आया। ऐसा कोई पहले से ही था जिसे वो काफी पसंद करती थी, लेकिन उसके परिवार में और उसकी पसंद में काफी जमीन आसमान का अंतर था। ना तो वो उस अंतर को पाट सकती थी और ना ही उसकी पसंद उसकी कुछ मदद कर सकती थी। अरे हाँ, इसे भी कुछ लोग अच्छे लगते हैं और ये तो बहुत सारों को अच्छी लगती है। वैसे इसे एक लड़का पसंद है जो काफी अमीर है। उसके पास ना एक फरारी है और खुद फरारी कंपनी का मालिक भी उसे वो फरारी देने के लिए आया था। लेकिन बात फिर यही है कि वो लड़का, जब पूजा ने देखा कि हिमांशी कुछ नहीं कह रही थी तो उसने सोचा कि उसे ही उसकी तरफ से बोलना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन बातों ही बातों में पूजा से रहा नहीं गया और थोड़ा आगे निकल गई। फिर जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपने आप को रोका और बोली, आज हिमांशी भी उसी लड़के से यहाँ मिलने वाली है।
अच्छा ऐसी बात है। हिमांशी और पूजा के चेहरे को देखकर ना जाने क्यों, लेकिन कोयल को यह एहसास होने लगा कि हिमांशी में और हिमांशी की पसंद में कुछ तो ऐसी बात है जो गड़बड़ लग रही थी। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसकी लाल आंखों में देखते हुए बोली, हिमांशी देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई है। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम उस इंसान के लिए बहुत बार रोई हो, लेकिन अगर तुमने अपने आप को इससे बचाया नहीं ना तो तुम बहुत गहरे दुख में चली जाओगी और फिर वहां से बाहर नहीं आ पाओगी। मैं भी तुम्हारी जगह पर हूँ, बस हम दोनों में ना फर्क आंखों का ही है। लेकिन अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मेरी आंखें भी ना ऐसी हालत हो जाएंगी जैसी तुम्हारी आंखों की हुई है। इसलिए प्लीज वादा करो कि तुम मेरा साथ दोगी। ठीक है। हिमांशी ने हाँ कर दी। कोयल ने अपनी बात से उसका दिल छू लिया। अब वो कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो जानती थी कि प्यार में कितना दर्द होता है और ये दर्द होते हुए भी वो किसी के साथ कोई खेल खेलना नहीं चाहती थी। थैंक यू सो मच। अगर हम दोनों की दोस्ती हो गई ना तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगी, कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हिमांशी ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे शॉपिंग करने के लिए कोयल की जरूरत नहीं थी, ना ही उसे अब अपने जीवन में कुछ खरीदने की जरूरत महसूस होती। अगर वो आदमी हिमांशी के साथ होता जिसे वो पसंद करती तो शायद जिंदगी भर भी उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े में रह सकती थी। वो क्या बात है यार, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर ज्यादा है। नाम क्या है उस लड़के का? जैसे ही कोयल ने पूजा के सामने शॉपिंग का जिक्र किया तो उसके बारे में जानने की पूजा को दिलचस्पी होने लगी और उसे देखकर वो पूछने लगी। कोयल भी उसकी बात सुनकर शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, हाँ तुमने सही पहचाना, सच में काफी अमीर है और मैं तुम लोगों को ना इसका पूरा नाम ही बता सकती हूँ। उसका नाम लकी है। कोयल ने कहा। लकी? ये नाम सुनते ही हिमांशी और पूजा का मुंह तो खुला का खुला रह गया। क्या कहा तुमने? लकी? तो मतलब लकी? इससे पहले कि पूजा अपनी तरफ से बात पूरी कर पाती इतने में हिमांशी ने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बीच में ही चुप करवा दिया था। क्या कह रही हो तुम लकी के बारे में कुछ कह रही थी ना? तुम जानती हो क्या लकी को पहले से? कोयल ने शक भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। नहीं, हम तो उसे नहीं जानते। हिमांशी ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। उसने सोचा कि अगर वो हाँ कह देती तो कोयल आज लकी से मिलती ही नहीं, लेकिन वो खुद भी लकी के सामने उससे पूछना चाहती थी कि कोयल की बातों में कितनी सच्चाई थी। वैसे तुम जिस आदमी की बात कर रही हो वो जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, तुम्हें जाकर फिर से अपनी तैयारी में लगना चाहिए, हिमांशी ने आगे कहा। हाँ, हम तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करेंगे और ना ही किसी को बोलेंगे कि ये सब मजाक है, पूजा ने कहा और फिर हिमांशी की तरफ देखने लगी। इधर कोयल भी इस बात की तसल्ली में बैठ गई थी कि अब वो जो भी करना चाहती थी उसमें कोई बाधा नहीं होने वाली थी, इसलिए वो निश्चिंत हो गई। वो वहां से उठी और उस लंबे आदमी से मिलने के लिए चल पड़ी। हिमांशी, सुना तूने? ये लड़की क्या कह रही है? ये तो लकी को पसंद करती है और लकी भी इसे बहुत पसंद करता है, पूजा ने हिमांशी की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में फिर से एक अजीब सी चमक उभरने लगी। ये देखकर पूजा का दिल फिर से बैठ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कहे। उसे भी मालूम नहीं था कि आज इन दोनों के बीच में क्या होने वाला था। किसी को नहीं मालूम था कि जब लकी वहां आता तो क्या होने वाला था। आपको क्या लगता है क्या होगा अब आगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।